ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की परंपरा का पालन किया, अनुसरण किया और उसी परंपरा को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए मीडिया अध्ययन विभाग गुरु मंत्र के नाम से इस संवाद श्रृंखला को माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से और हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में गुरु मंत्र ई संवाद श्रृंखला के नाम से श्रृंखला को प्रारंभ किया। यह श्रृंखला हमारे मीडिया अध्ययन विभाग के मीडिया के 9 विद्यार्थियों को मीडिया के विविध आयामों, विविध प्रायोगिक आयामों से, विविध विषय वस्तु विशेषज्ञों से रूबरू कराएगी और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए, इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हम माननीय कुलपति जी के बहुत बहुत आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। आपको सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखने के साथ ही इस कार्यक्रम को एक विस्तृत आयाम देने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर भी, उनका योगदान भी बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। सर को भी बहुत बहुत साधुवाद। अब इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करते हुए इस कार्यक्रम में हमारे माननीय कुलपति जी, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर का व्यक्तित्व जो है विलक्षण है। आप पत्रकारिता जगत के ख्याति नाम हस्ताक्षर हैं। आप अपनी सरल छवि, अपने सरल व्यक्तित्व और अपनी मुस्कान के लिए सदैव जाने जाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि व्यक्तिगत रूप से भी मुझे आपका सानिध्य मिला है। मैं आपके बहुत दिनों से परिचय में हूँ, तो इस नाते सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप इस विभाग की प्रेरणा की स्थापना के पीछे भी थे, स्थापना की प्रक्रिया में भी शामिल थे। तो आपका विभाग की ओर से, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से इस गुरु मंत्र ई संवाद श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आपको वंदन, सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में हमारी कीनोट स्पीकर, हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जयति शर्मा जी। डॉक्टर जयति शर्मा जी मीडिया जगत की और टेलीविजन पत्रकारिता की एक बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ती हैं। आप सैद्धांतिक टेलीविजन पत्रकारिता के सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों आयामों पर अपनी पकड़ रखती हैं और दोनों आयामों पर आपको समान अधिकार प्राप्त है। आप एंकर के रूप में और विभिन्न समाचार चैनलों में, विभिन्न समाचार पत्रों में आपने जो है अपने पत्रकारीय जीवन का प्रारंभ किया और शैक्षणिक जगत में लगभग 20 सालों से आप सक्रिय हैं और वर्तमान में आप अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान के अमेठी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की आप विभागाध्यक्ष हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम कर चुका हूं। तो इस नाते मैं आपका इस कार्यक्रम में मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस गुरु मंत्र संवाद श्रृंखला का ये जो पहला कार्यक्रम है, पहली जो संवाद श्रृंखला है, इस संवाद श्रृंखला में आज इस उद्घाटन सत्र में मैं अपने पूरे विभाग की ओर से, हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, सभी हमारे अतिथियों का जो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन, सभी को वंदन। जो सारे प्रतिभागी हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर रंजनी कुमार झा जी, इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर परमात्मा मिश्रा जी, डॉक्टर उमा यादव जी, डॉक्टर सुनील दीपक गोड़के जी, आप सभी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं औपचारिक स्वागत भाषण हेतु अपने आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि वह हमारे माननीय अतिथि गणों का, हमारे माननीय कुलपति जी का औपचारिक रूप से स्वागत कर हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय।
धन्यवाद डॉक्टर साकेत जी। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका विषय हम सभी को पता है, टीवी न्यूज बुलेटिन बिगिनिंग टू ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे महत्वपूर्ण विषय में जो आज के हमारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं विभाग के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और हमारे ऐसे वक्ता आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, निसंदेह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को प्राप्त कराने के लिए जिन्होंने हम सभी को अवसर प्रदान किया है, ऐसे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो हमारे कुलगुरु भी हैं इस विश्वविद्यालय के, मैं उनका विभाग की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संभवतः बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो एक बहुत ही बड़े संचारविद के रूप में भी जाने जाते हैं। एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, कम्युनिकेशन के सब यहाँ विद्यार्थी हैं, बुलेट थ्योरी। तो ऐसा उनका जब संचार करते हैं, वो संवाद करते हैं, तो सीधा मन मस्तिष्क पर, दिल पर उनका जो संवाद स्थापित होता है, निश्चित रूप से वह बहुत लंबे समय तक और अरसे तक वो हम सभी के मानस पटल पर, हमारे हृदय तल पर वो स्थापित रहता है। तो ऐसे संचारविद माननीय कुलपति जी का मैं आज के इस जो श्रृंखला हमारी गुरु मंत्र शुरू हो रही है, लगभग 15 से 20 व्याख्यान इस श्रृंखला में होंगे, मैं माननीय कुलपति जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने पत्रकार, शिक्षाविद प्रोफेसर केजी सुरेश जी। जैसा साकेत जी ने जिक्र भी किया कि इस विभाग को शुरुआती दौर में स्थापित करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय कुलपति जी के बहुत पुराने मित्र हैं, माननीय कुलपति जी ने उनको यह जिम्मा सौंपा था कि इसका प्रथम BOS जो बोर्ड ऑफ स्टडी, जिसका सिलेबस कैसे बने, क्या क्या कोर्सेज चलें, ऐसा हम लोगों को जब बाद में पता चला, वहाँ ज्वाइन किए, तो माननीय सुरेश जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस विभाग को स्थापित करने में रहा है। और एक बात और मैं इंगित कर दूं, बहुत ऐसे समाचार चैनलों में, समाचार एजेंसियों में, PTI जैसे समाचार एजेंसियों में आपने कार्य किया है। पिछले लगभग 35 वर्षों से भी अधिक से आप इस पत्रकारिता के एकेडमिक्स में और सीधे तौर पर पत्रकारिता से जुड़े हैं। और देश के दोनों ऐसे जो एशिया में कहे जाते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है पत्रकारिता के, एक के आप पूर्व महानिदेशक रहे हैं IIMC के, और वर्तमान में जो एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है पत्रकारिता का, मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, उसके आप माननीय कुलपति हैं। तो मैं ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में आपको एक सहजता के साथ, मैं कल ही आपसे बात कर रहा था, तो बहुत सहजता के साथ आपने कहा कि मेरा सुबह भी कार्यक्रम है 11 बजे से, उसके बाद 12 बजे भी कोई कार्यक्रम है, 3 बजे भी कोई कार्यक्रम है। तो लेकिन उस ऐसे व्यस्ततम समय में से भी आपने हमको समय दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे बीच हैं डॉक्टर जयती शर्मा जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मुझको जितना उनके बारे में पता है, निश्चित रूप में वो एक मतलब जैसा साकेत जी ने भी अपने जिक्र किया कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों में उनको महारत हासिल है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप में हमारे विद्यार्थियों को उनके इस अनुभव का लाभ मिलेगा और हमारे विद्यार्थी कुछ सीख पाएंगे। ऐसी जयती शर्मा जी को भी मैं इस मंच की ओर से, इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच सैफालिका जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के PRO हैं, समय समय पर उनका हमें सहयोग निरंतर मिलता रहता है। हमारे विभाग के समस्त कार्यक्रम वो विश्वविद्यालय के फेसबुक लाइव पेज पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वो शेयर करती हैं, और उनका भी बड़ा सहयोग इन कार्यक्रमों को करने में रहता है। तो मैं ऐसी सैफालिका जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। हमारे माननीय कुलपति जी के पर्सनल सेक्रेटरी कविता जी भी, निरंतर उनसे संपर्क इस कार्यक्रम को लेकर बना रहा, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विभाग के वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी, डॉक्टर परमात्मा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव भी हैं, डॉक्टर साकेत जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और हमारे डॉक्टर सुनील दीपक घोड़के जी, डॉक्टर उमा जी, उनका भी इस कार्यक्रम में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर्स का, विद्यार्थियों का भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा कार्यक्रम के विषय में मैं आपको बस बता दूं, क्योंकि आज इस गुरु मंत्र ज्ञान श्रृंखला का ये पहला हमारा एक तरह से कार्यक्रम है, पहला लेक्चर है, तो उद्घाटन के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं।
तो ऐसे इसमें लगभग जो चलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, जो इन विषयों पर ये चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बस आप सभी के सामने इसको प्रस्तुत कर दूं। मीडिया मैनेजमेंट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंकरिंग, मैगजीन डिजाइनिंग, making of a newspaper, scripting for film and serials, scripting for documentaries, radio editing, news bulletin, advertising, public relations, corporate communication, वीडियो एडिटिंग में भी जो दो पार्ट में हमने इसको अलग अलग किया है, एक पार्ट में आर्ट ऑफ मिक्सिंग और एक में किया है हमने फाइनल कट प्रो। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑनलाइन पब्लिसिटी, इमेज पोजीशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ऐसे इंडियन मीडिया कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड फ्यूचर कंसर्न्स, ऐसे तमाम विषयों पर जो समसामयिक भी हैं और विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित भी करने वाले हैं, ऐसे विषयों पर ये ई ज्ञान श्रृंखला हमारी चलने वाली है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान सहयोग किया है। मैं पुनश्च विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, विभाग की ओर से सभी अतिथियों का, सभी इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओवर टू यू साकेत जी। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप साकेत, एक मिनट। जी सर। मैं एक बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि तो मीडिया के डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, अब हमें इसको कोविड के समय ऑनलाइन प्रोग्राम करते हुए 1.5 साल हो गया है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, बहुत बार सुरेश जी बोलेंगे, जयंत जी बोलेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि बस अपने लैपटॉप के सामने बोल रहे हैं। हमारे सामने कुछ गोल से आइकन बने हुए, कुछ लोगों के नाम लिखे हुए। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम कार्यक्रम में भी परंपरा डाल लें, जिनको बहुत कठिनाई ना हो, आपत्ति ना हो, वो अपना माइक म्यूट रखें, लेकिन वीडियो ऑन करें। इन्हें वक्ताओं को ये तो लगे कि ये अपने कैमरे से एक किसी से बात कर रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अपना वीडियो ऑन करें, माइक म्यूट रखें। धन्यवाद। जैसा कि हमारे माननीय कुलपति जी ने आज सलाह दी है, हम सभी को निर्देश दिया है, सभी जो प्रतिभागी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने माइक को तो म्यूट रखें, लेकिन अपने कैमरा को ऑन रखें, क्योंकि आप सभी मीडिया के विद्यार्थी हैं और हमारे आदरणीय अतिथिगण आपसे जब रूबरू होते हैं, जब संवाद करते हैं, तो जब आपके चेहरे दिखते हैं तो उनकी ऊर्जा और अधिक होती है, उनकी ऊर्जस्विता और अधिक बढ़ती है। धन्यवाद। इस सुझाव के लिए, इस निर्देश के लिए मैं माननीय कुलपति जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनके प्रति। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक सामान्य परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम की कई प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो हमारे अतिथियों से पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं कि हमारी जिन महत्तम विभूतियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनकी विशेषज्ञता क्या है। अतः एक सामान्य परंपरा जो हमारे विश्वविद्यालय की है, अतिथि परिचय की परंपरा, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथि परिचय की इस परंपरा को संवाहित करते हुए अपने विभाग के विद्यार्थी, एमजेएमसी के विद्यार्थी, हमारे जमशेद आलम, अगर आप उपस्थित हैं, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जमशेद, प्रतीक्षा आप हैं? जी सर। प्रतीक्षा आप तैयार रहिए। जमशेद आलम की अनुपलब्धता के कारण हम, यद्यपि हमारे माननीय कुलपति जी एक ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व हैं कि उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक परंपरा का, सामान्य परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं प्रतीक्षा राम्या, जो हमारे मीडिया अध्ययन विभाग की पीएचडी की छात्रा हैं, जिनका द्वितीय वर्ष जो है अब समाप्ति की ओर है, प्रतीक्षा को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे माननीय कुलपति जी की उपलब्धियों और उनके संक्षिप्त जीवन वृत्त से इस आभासी मंच को अवगत कराएं। प्रतीक्षा राम्या, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सर के विषय में एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो है वो सबके सामने रख सकूं।
और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुझे पीएचडी करने का मौका प्राप्त हुआ। और जिस विभाग से हूँ उस विभाग को शुरू करने में सर का माननीय कुलपति जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसके लिए तो सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही सर के विषय में कुछ कहना तो मतलब जैसे सागर में बूंद के समान है, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम की औपचारिकता है, इसलिए इस औपचारिकता को निभाते हुए मैं आप सबके सामने सर का एक संक्षिप्त जीवन परिचय आप सबके सामने रख रही हूँ। माननीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में कुलपति हैं। इससे पूर्व डॉक्टर शर्मा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के राजनीति विज्ञान विभाग में आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। वे लगभग एक दशक से अखिल भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद के महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप में, एक दशक तक द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के संपादक के रूप में तथा भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में कार्यरत रहे। प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा विगत 35 वर्षों से भी अधिक समय से राजनीति विज्ञान विषय के शिक्षण, अनुसंधान एवं अध्यापन में संलग्न रहे। अब तक कुल 68 शोध पत्र, 42 आलेख तथा 19 पुस्तकों के प्रणयन के अतिरिक्त अनेक शोध परियोजना के संचालन का अनुभव सर को प्राप्त है। डॉक्टर शर्मा 17 पीएचडी, 64 एमफिल तथा 37 डॉक्टरोत्तर अध्येताओं का निर्देशन कर चुके हैं। डॉक्टर शर्मा देश के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों से अकादमिक रूप में संबद्ध हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में निर्णय निर्माण से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष तथा अनेक देशों में व्याख्यान दे चुके माननीय कुलपति जी को राजनीतिक समाज शास्त्र, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशेषज्ञता प्राप्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके साथ ही जल्दी आओ। जी सर, हेलो। इसके साथ ही जो हमारे बाकी के 2 स्पीकर्स हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मेरे लिए ये पर्सनली बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज आभासी मंच पर ही सही केजी सुरेश सर को मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। वैसे ये कहना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट रह चुकी हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि शिक्षक हमेशा शिक्षक ही रहता है और छात्र हमेशा छात्र ही रहता है। जीवन के हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं। जब मैं माखनलाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स कर रही थी तो सर उस समय हमें वहां पढ़ाते थे और आज भी सर का मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे विश्वविद्यालय में। ओवर टू यू साकेत सर। धन्यवाद प्रतीक्षा रम्या। अभी आप सुन रहे थे प्रतीक्षा रम्या को, जो हमारे माननीय कुलपति जी के संक्षिप्त जीवन वृत्त से हम सभी को अवगत करा रही थी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर केजी सुरेश सर के संक्षिप्त जीवन वृत्त से इस मंच को अवगत कराने हेतु मैं हमारे एमजेएमसी की छात्रा शिखा श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ। शिखा। थैंक यू सर। शिखा श्रीवास्तव। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं शिखा कुमारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता की एमए 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि माननीय कुलपति केजी सुरेश सर का परिचय कराने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, मीडिया गुरु, अकेडमिक, प्रशासक और संचार विशेषज्ञ, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक माननीय केजी सुरेश सर वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। सर हाल ही में आप शैक्षिक संचार संकाय यूजीसी के शासी मंडल में सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व आप स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में संस्थापक डीन के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मीडिया साक्षरता में आपके योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आपको कोविड सलाहकार समिति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी और देश के प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ सदस्य नियुक्त किया है। आपको हाल ही में केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जनसंपर्क पेशे में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिसंबर 2017 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 39वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में आपको PRSI लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको नवंबर 2018 में बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन और एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा स्थापित मीडिया शिक्षा पुरस्कार में दूरदर्शी नेता से भी सम्मानित किया गया है। सर, आप इंडियन पेनोरामा 2017 से 2018 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रतिष्ठित फीचर फिल्म ज्यूरी एंड नॉन फिक्शन ज्यूरी में सम्मानीय सदस्य रह चुके हैं। सर, आप एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने वाशिंगटन टाइम्स द्वारा मार्च 2015 में सियोल में आयोजित विश्व मीडिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र के अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा आयोजित प्लूरल प्लस अंतर्राष्ट्रीय युवा वीडियो उत्सव 2012 में आप अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक रहे। इस फिल्म महोत्सव के नामांकित होने वाले आप पहले भारतीय हैं। आप चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय मीडिया सम्मान 2016, CMS यूनिसेफ मीडिया फेलोशिप 2016, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पुरस्कार 2016, जेंडर सेंसिटिविटी के लिए पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा दिए जाने वाले लाडली मीडिया एवं विज्ञापन पुरस्कार एवं एडवर्टाइजिंग अवार्ड 2014 से 2015 एवं स्कोप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस पुरस्कार 2017 से 2019 के लिए गठित निर्णायक मंडल के सदस्य भी आप रहे हैं। माननीय कुलपति KG सुरेश सर का इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद शिखा श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे माननीय मुख्य अतिथि से इस आभासी मंच को अवगत कराया। यद्यपि हम सभी जो मीडिया के शोधार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक हैं, हम सभी के लिए सर जो हैं एक श्रद्धेय व्यक्तित्व हैं और सर का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, हम सभी को स्नेह मिलता रहा है। और सर इतने सरल हैं कि सर को जब फोन करो तो कुलपति बनने के बाद भी या IIMC के DG बनने के बाद भी सर हमेशा जब भी फोन करूं तो सर अपनी सरलता से जो है नाम लेकर के पुकारते हैं और हमें याद करते हैं। ऐसे सर का मैं पुनः स्वागत करता हूं। और अब इस परिचय की कड़ी में मैं जमशेद आलम को आमंत्रित करूंगा कि जमशेद शीघ्रता से आए। जमशेद आलम, आप तक मेरी आवाज जा रही है? यस सर। जमशेद आलम, आप हमारे माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर जयति शर्मा जी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं संचार विभाग, अमिटी विश्वविद्यालय जयपुर का संक्षिप्त जीवन वृत्त से हम सभी को अवगत कराएं। जमशेद आलम, ओवर टू यू। Good afternoon to all. I am very pleased that I got chance to introduce our keynote speaker, Dr. Jayanti Sharma. Dr. Jayanti Sharma is the head of Amity School of Communication and chairperson of Gender Cell, Amity University, Rajasthan. Dr. Sharma has around 20 years of experience in active academics. She holds a master's degree in mass communication and PhD in investigation journalism, sting operation and media ethics. Her doctoral research is on sting operation by electronic media in India, vis-a-vis journalism ethics is the pioneer work in the India. Dr. Sharma has worked in mainstream media with various media houses including Dainik Bhaskar Group, ETV, Now Bharat and OTG News Network. She is the editor of international peer-reviewed journal, Amity Journal of Media and Communication Studies, and associate editor of National Media Quarterly, Communication Today. She is an active researcher and has organized many national, international conferences, presented research papers and has published research into national, international journals. She is the life member of Indian Society for Training and Development and has conducted workshops on teaching, learning assessment, classroom communication, interpersonal communication, and academic mentoring. Dr. Jayanti Sharma is involved in various academic bodies at Amity University, Rajasthan, and several other universities. I would like to invite our keynote speaker again in our first Guru Mantri E-Samvad series on this virtual platform. Thank you, ma'am. Thank you, Jamshed Alam, for introducing our keynote speaker, Dr. Jayati Sharma ji. And
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि परिचय अंग्रेजी में था तो मैं भी थोड़ा बढ़ गया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी कीनोट स्पीकर मुख्य वक्ता डॉक्टर जयंती शर्मा जी से, यद्यपि इस कार्यक्रम में हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूरा सत्र ही मैम के लिए है कि मैम विद्यार्थियों से रूबरू होंगी, और तो मैम से मेरा आग्रह है कि संक्षिप्त में 1-2 मिनट अपना मार्गदर्शन और उद्बोधन जो है हम सभी के समक्ष रखें। उसके बाद हम माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे, क्योंकि मैम आपको जैसा कि विदित है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी की व्यस्तता है, तो इस नाते सर को जाना भी है, तो इस नाते सर ने इतने कम समय में हमारे साथ जुड़े, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैम मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखें और उसके बाद हम माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे और पुनश्च फिर आपको सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम Honorable Vice Chancellor Sir, Mahatma Gandhi Central University Bihar, and the chair of today's session, Professor Sharma, Honorable Vice Chancellor Mathanlal Chaturvedi, National University of Journalism, Professor K.G. Suresh Sir, Head of the Department of Media Studies, Convener of Guru Mantra Series, all the senior faculty members and the students of Media Studies Department of the university. Thank you so much for inviting me. I feel it is my honor to be a part of a session where we have 2 vice chancellors. I mean, this has to be a privilege and honor for sure. तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसे मंच का आपने हिस्सा बनाया, मुझे आमंत्रित किया और मैं अपनी बात उस विषय पर रख सकूं जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे भी वाइस चांसलर्स को सुनना है, सुरेश सर को सुनना है, शर्मा सर को सुनना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो मौका गंवाऊं। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्दी से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने संक्षिप्त समय में हम सभी को अनुग्रहित किया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि केजी सुरेश सर के बारे में माननीय कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, तो जैसा सर अपनी बेबाक वाणी, अपनी बेबाक टिप्पणियों और सर एक मूल रूप से, मौलिक रूप से सर पत्रकार है। पत्रकारिता जो है सर का गुण धर्म है, सर का व्यक्तित्व है, और ऐसे बेबाक पत्रकार, पत्रकारिता के शिक्षक और पत्रकारिता के ख्याति नाम हस्ताक्षर और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश सर से मैं आग्रह करता हूं, सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हुए आप अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखें, हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर केजी सुरेश सर। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के सम्माननीय कुलपति, मेरे परम मित्र, भ्राता, देश के जाने माने चिंतक विचारक श्रद्धेय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, जिनके बारे में एक राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ तो है ही, हम तो उनको शिक्षा के क्षेत्र के चाणक्य कहते हैं। और आपने अपना पीएचडी मास कम्युनिकेशन में किया है और इस नाते आप मीडिया शिक्षण में भी आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं कई जगह उदाहरण स्वरूप बताता हूं, क्योंकि मैं मोतिहारी को और अपने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना दूसरा घर मानता हूं। इस विश्वविद्यालय में जो मीडिया विभाग है, उसके स्थापना में हमने भी एक गिलहरी की भूमिका निभाई है। लेकिन मैं उस प्रकरण को कभी नहीं भूल सकता जब मैं, आपके पूर्व कुलपति ने मुझसे एक अनुरोध किया था कि भारतीय जनसंचार संस्थान, मैं तब महानिदेशक था, उन्होंने कहा था कि मोतिहारी में एक IIMC एक सेटअप करे सेंटर, लेकिन वो हो नहीं पाया। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ और संजीव जी वहां आए। मैंने उनको बधाई के लिए फोन किया
और उनको मैंने अनुरोध किया कि देखिए ऐसे एक सोच थी, लेकिन अब मैं भी भारतीय जनसंचार संस्थान छोड़ चुका हूँ, लेकिन ये जो एक कल्पना की मोतिहारी के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान में हो, माखनलाल में हो, एक बहुत बड़े तादाद में बिहार के छात्र आते हैं, उनको एक गुणवत्तापूर्ण, एक उच्च स्तरीय मीडिया का शिक्षा का एक मंच मिले, ये हमारी इच्छा थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने नहीं देखा है। आपने कहा कि सुरेश जी आप ही को ये करना है, आप मुझसे मत कहिए, आपको करना है। मैं बताता हूं, एक सप्ताह के अंदर मुझे मेल आया जिसमें हवाई जहाज का टिकट भी लगी हुई थी और कहा कि इस तारीख को आपको पहुंचना है। मेरे साथ अरुण भगत जी जैसे विशेषज्ञ भी थे, वे उस वक्त माखनलाल में थे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। हम लोग साथ में दिल्ली से आए, पटना में रात रुके, मोतिहारी पहुंचे और वहां हमने पहला BOS और ये पूरा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का हम लोगों ने तैयार किया। और विश्वास मानिए कि 6 महीने के अंतर्गत न सिर्फ उसको अमली जामा पहनाया, विभाग में रिक्रूटमेंट किया, PhD तक, UG से लेकर PG और PhD तक आदरणीय प्रोफेसर संजीव जी ने शुरू किया। ये अकादमिक प्रशासन का एक अनुपम उदाहरण है जो अनुकरणीय है। तो ये हम सबके लिए भी प्रेरणा के स्रोत भी हैं हमारे प्रोफेसर संजीव शर्मा। और मैंने जैसे कहा, मेरे लिए ये जब भी मैं मोतिहारी में आता हूं तो घर वापसी है, चाहे वो वर्चुअल मोड में क्यों ना हो, क्योंकि वहां मीडिया विभाग में हर व्यक्ति, हर संकाय, चाहे वो मेरे अनुज प्रशांत हो, डॉक्टर साकेत रमन जी हो, अंजनी जी हो, परमात्मा जी हो। परमात्मा जी ने तो मुझे बाबा विश्वनाथ की दर्शन कराई है जब ये काशी में थे। घोड़के जी हो, शेफालिका जी हो, जो भोपाल में अभी हमने RFRF के तहत एजुविशन में हम 2 विश्वविद्यालयों ने आपस में हमने जो है सहयोग पत्र जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने जो है साइन किया, जिसके तहत अब आपसी आदान प्रदान भोपाल और मोतिहारी के बीच में होगा। तो वो सभी परिवार के सदस्य हैं, सभी से मेरी बीच बीच में बातचीत होती रहती है। अंजनी जी से भी कल बात हो रही थी, सभी से बात होती है। तो इस प्रकार पूरे विभाग में एक परिवार सा महसूस होता है। और मैं जब भी आता हूं तो कल ही प्रशांत जी ने मुझे बात किया कि आपको ऐसे रहना है। मेरा आज सच में, ऐसे भी कुलपतियों का तो कार्यक्रम व्यस्त होता है, लेकिन आज विशेषकर, आज पता नहीं क्या सुबह अपने यहाँ कार्यक्रम था, उसके बाद आपके ही जयती जी, आपके जयपुर में एपेक्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनका SJMC में उनके कुलपति भी थे, प्रतिकुलपति सब थे। उस कार्यक्रम उससे निकला, तो उसके बाद 3 बजे से एक इंडिया ग्रीस वर्कशॉप है, US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रायोजित है। वो पूरा वर्कशॉप 3 घंटे का मुझे कंडक्ट करना है, तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पर। तो मैंने कहा कहाँ, लेकिन मोतिहारी से जो अनुरोध होता है वो आदेश होता है, भ्राता का आदेश है। उसमें कहीं मैंने कह दिया मैं 10-15 मिनट के लिए आ पाऊंगा, ठीक है 10-15 मिनट के लिए आइए। तो आ गया हूँ, उपस्थित हूँ, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा जल्दी निकलने का मैं अनुमति भी चाहूंगा। सबको सुनना चाहूंगा, आज के संजीव जी को सुनना तो एक ट्रीट है। जयती जी इस क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किया है, उनका एक रुतबा है इस क्षेत्र में, मुझे उनको भी सुनने की इच्छा थी, लेकिन आज इसी परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम जो आज आप ये शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, आपके विभाग को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्री, उद्योग और एकेडमिक जगत से जुड़े हुए जो वरिष्ठ जन हैं वो हमारे बीच में आए और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें, ये बहुत आवश्यक है। मैं विषय पर आता हूं क्योंकि समय का अभाव है।
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में भी काम कर चुका हूँ, दूरदर्शन का संपादक रह चुका हूँ, जी में काम किया है, एशिया नेटवर्क में काम किया है, और उस अनुभव के आधार पर बहुत संक्षिप्त में, बाकी तो टेक्निकल और उसके सारे डिटेल्स जयती जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग आकर्षित हुए हैं मीडिया के प्रति बहुत बड़े संख्या में, उसका एक बड़ा कारण टेलीविजन का ग्लैमर है। लोगों को लगता है कि ये जो रिपोर्टर है, ये जो एंकर है, ये सेलिब्रिटीज हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर में, सोशल मीडिया में, इनके बारे में चर्चाएं होती है, घर घर में कई जगह तो इनकी तस्वीरें लगाई जाती है। हमारा भी एक दौर था जब हम लोग दूरदर्शन में, हमारे युवावस्था में हम लोग दूरदर्शन को देखते थे। उस वक्त एंकर नहीं होते थे, समाचार वाचक होते थे। ये लोग अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते थे, कोई होटल में काम करता था, कोई और किसी इंडस्ट्री में काम करता था, और ये समाचार पढ़ते थे। न्यूज रीडर्स सामने या तो कागज रखते थे, बाद में टेलीप्रॉम्प्टर आया टीपी, तो टीपी में हल्का चलने लगा, तो वो लोग ऐसे उसको देखते थे और पढ़ते थे। और उनका, कई लोगों का मीडिया से कुछ लेना देना भी नहीं था। थिएटर के लोग हुआ करते थे, सुनी टंडन थिएटर से थे, आपके गीतांजलि अय्यर ताज होटल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से थे। इसी तरीके से हमारे समय में बहुत सलमा सुल्तान हुआ करती थी, रमन हुआ करते थे, जेवी रमन हुआ करते थे, मीनू तलवार हुआ करती थी, रीनी साइमन खन्ना हुआ करती थी, और इतने नाम जो है हम सब लोग बहुत उनसे परिचित थे। वो भी उस वक्त सेलिब्रिटी हुआ करते थे दूरदर्शन में। लेकिन बाद में निजी चैनल आए और एंकर्स की भूमिका बदल गई, न्यूज रीडर्स की भूमिका बदल गई। वो एक तरह से चेहरा बन गए टेलीविजन चैनल्स के, उनके नाम पर चैनल्स चलने लगा। आज प्रमुख चेहरा कौन है? आज तक का चेहरा कौन है? अंजना ओम कश्यप का नाम आप देखेंगे आप, और जो राहुल कमल का नाम देखेंगे इंडिया टुडे, राजदीप सरदेसाई का नाम सुनेंगे आप। इसी तरीके से आप टाइम्स नाउ में आपने देखा, अब नविका कुमार का है, राहुल शिवशेखर का नाम है, और वहीं से निकलकर अर्नब गोस्वामी निकले, और एक एंकर से लेकर वो आज देश के बहुत ही बड़े चैनल, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक हिंदी, इन सब की स्थापना की। कई लोग एंकर से निकले थे, दीपक चौरसिया निकले, और मैं ऐसे पता नहीं कितने नाम, सुधीर चौधरी जी की पहचान है। तो एंकर्स के नाम से ही एक तरह से ब्रांडिंग जो है, एक पर्सनैलिटी कल्ट सी बन गई। पहले बहुत सारे एंकर्स हुआ करते थे, लेकिन ये लीड बन गए, और ये कई छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब मैं इंटरव्यू लेता था छात्रों का, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में, माखनलाल में, यहाँ रम्या मेरी छात्रा माखनलाल की आप भी परिचय के समय उपस्थित थी, और दिल्ली विश्वविद्यालय में, भारतीय में मैं 20 साल पढ़ाया हूँ महानिदेशक बनने से पहले। तो वहां छात्रों का साक्षात्कार होता था, तो हम पूछते थे क्यों मीडिया में आना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो नाम लेते थे सेलिब्रिटी पत्रकारों के। कई मैं उस वक्त, अभी तो कोई उनको ज्यादा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन उस वक्त कहते हम सब बरखा दत्त बनना चाहते हैं, लड़कियां कहा करती थी। तो ग्लैमर बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो गलतफहमी हमको दूर करने की जरूरत है कुछ चीजों की। ये ग्लैमर नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, पहली बात। और दूसरा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको देखने में निहायत खूबसूरत होने की आवश्यकता है, तभी आप टेलीविजन इंडस्ट्री में आ सकते हैं। नहीं, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल और हैंडसम ब्यूटीफुल में बहुत फर्क है, और आज लाइटिंग टेक्निक्स के चलते, मेकअप के चलते जो है वो सब बहुत कुछ आज सुधारा जा सकता है चेहरा, लेकिन आज मेन चीज ये है कि आपके अंदर कंटेंट है या नहीं। किसी भी परिस्थिति में भूकंप आ जाए, आपको उठ के भागना नहीं है एंकर को,
एंकर को कठिन परिस्थितियों में भी शो को संभालना है। अचानक खबरें आ सकती है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ईपी में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, आप उस मौके में स्थितियों को संभाल सकते हैं या नहीं? भूकंप आ रहा है, लोगों का साहस बांध सकते हैं या नहीं? उनसे कह सकते हैं कि सावधानी बरतिए, भगदड़ मत चाहिए। ये आप मेंटेन कर पाते हैं या नहीं? एक मध्य प्रदेश में एक चैनल में एक पत्रकार, वो खबर पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि वो जो खबर पढ़ रही थी एक दुर्घटना के बारे में, उसमें उनके हस्बैंड की, उनके पति की मौत हो गई, लेकिन वो एक पल के लिए भी उन्होंने उन भावनाओं को अपने चेहरे में आने नहीं दिया। उस प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए उन्होंने उस न्यूज को पूरी तरीके से पढ़ा, जबकि वो समझ गए थे कि उस दुर्घटना में उनके पति का जो है देहांत हो गया। ये चुनौती है। उस स्थिति में चीजों को, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आता है तो जरूरी नहीं है बैकग्राउंड में जो आपकी टीम है, आपके पीसीआर से आपको जो है वो सूचना मिल रही है, नहीं, लेकिन उस वक्त भी आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना आपको पढ़ना है, आपको इतना शोध करना है। शाम के एक शो आप देखते हो लोगों का, आप कहते हैं बड़े ब्रिलियंट है ये एंकर, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। वो तो पूछते ही हैं, उनके पीछे पूरी एक फौज लगी हुई है शोध की, एक रिसर्च टीम लगी हुई है टेलीविजन की, जो आपको लगातार फीड करती जा रही है कि देखिए अब ये पूछिए। अगर किसी पैनलिस्ट ने एक बात कही तो उसका जो है जो जवाब, उसको जो पलट के पूछना है वो भी ईपी से आपके कान में डाल दिया जाता है कि देखिए ये पूछिए, अब ये सवाल पूछिए। इन्होंने गलत बात को रखी है, फैक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको बताया जाता है। पूरी एक रिसर्च टीम आपके साथ काम कर रही है, उनके साथ तारतम्य बिठाना है, आपको वो इक्वेशन बनाना है। इसी तरह रिपोर्टिंग, पहला एक समय था टेलीविजन में जब रिपोर्टिंग में आपके साथ पूरा एक लश्कर चलता था, वो भी वैन चलता था, डीएसएनजी चलते थे, लाइव व्यूज चलते थे। मैंने भी वो पत्रकारिता किया है। बड़े बड़े भारी भरकम कैमरास, भारी भरकम ट्राइपॉड, इसको लेके आपको भागना पड़ता था, पूरा आपका वर्जिश हो जाती थी। मंत्री तो सीधे लिफ्ट में घुस जाते थे, आपको 5वें मंजिल तक जो है ये कैमरा और ट्राइपॉड लेके भागना पड़ता। ये भी एक समय था। आज बड़े बड़े रिपोर्टरों में, बड़े बड़े चैनलों में हाथ में जो है ये मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, स्मार्टफोन, हाई एंड स्मार्टफोन, कि आप मोजो कीजिए, मौज कीजिए नहीं, मोजो कीजिए। ये मोजो मोबाइल जर्नलिज्म के चलते आप स्ट्रिंगर गांव-गांव, शहर, कस्बे, जिला स्तर पर आप देख रहे हैं। आजकल कहीं भी जाते हैं, मीडिया कर्मियों से बात करते हैं, कोई भारी भरकम कैमरा लेके नहीं आता, वो लोग मोबाइल कैमरा लेके आते हैं। वो एक टेलीविजन स्टूडियो बन गया है। 5 मंजिल के एक मकान जो पहले इमारत की जरूरत होती थी, उसको रिप्लेस कर दिया एक मोबाइल फोन। आप आज उसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो, एडिट करके आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो, और सोशल मीडिया भी आप। और आज आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक मल्टीटास्कर हो। अगर आप कहें कि आज मैं सिर्फ कैमरा चलाना जानता हूं, या आप कहेंगे कि मैं सिर्फ सवाल पूछना जानता हूं, तब आपको बताया जाएगा नमस्ते। ये नहीं देखा जाएगा कि आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आप माखनलाल से पढ़े हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़े हैं, आप मल्टीटास्कर है या नहीं, आपके अंदर कंटेंट है या नहीं, आप कितना अध्ययन आपने किया है, कितना आपने अभ्यास किया है, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये विषय पर आपको जोर देने की जरूरत है। टेलीविजन जो दिखता है उसमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेस है, उसके पीछे जो मेहनत है, आप 24/7/365 आपको कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके लिए आपके अंदर वो तैयारी होना चाहिए। कोई अभी मुझसे छात्र पूछ रहा था
कि वहां लोग जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं वो कहते हैं कि अरे भाई कहाँ फंस गया, यहाँ तो 24 घंटे काम करना पड़ता है, यहाँ तो रात रात को काम करना पड़ता है, तो भैया हम कहाँ फंस गए। इसमें फंसने की क्या बात है? जब आप फौज में जाते हैं तो ये तो पता होता है ना कि हमेशा शांति नहीं रहती, जंग भी लड़ना पड़ सकता है। दोनों सरहदों में जो है हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं जो शरारत करने में आमादा है। कभी कभी तो जो छोटे मोटे जो है वो भी कभी कभी जो है आपके पटाखे फोड़ते हैं अड़ोस पड़ोस में। तो जवाब कौन देगा? तो अगर आप जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको फौज में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम सिर्फ आराम से फ्री राशन मिलेंगे, फ्री लिकर मिलेगा, है मकान मिलेगा। तो ये हम ये सोच के साथ कोई फौज में नहीं जाता है। उनको पता है जब फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं कि जरूर जरूरत पड़े तो देश के लिए अपना प्राण को निछावर कर देंगे। अगर ये भावना नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खतरों से जूझना पड़ेगा। इस कोरोना काल में 200 से ऊपर पत्रकारों ने वो वीरगति प्राप्त कर चुके, अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए वो योद्धा थे। लेकिन आपको अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, जान है तो जहान है। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो आपको संकोच नहीं करना है। ये भावना टेलीविजन में, क्योंकि टेलीविजन इज ऑल अबाउट विजुअल्स। एक जो प्रिंट का अखबार का पत्रकार है वो फोन पर भी जो है आपसे बात करके समाचार बना सकता है, लेकिन जो टेलीविजन का जो पत्रकार है उसको विजुअल चाहिए। विजुअल के बगैर टेलीविजन कुछ भी नहीं है। इसलिए विजुअल लेने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़ेगा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल ही आपका जो है, आप उसी से आप खबर, लोगों को देखना है। टेलीविजन देखा जाता है, रेडियो सुना जाता है। ये टेलीविजन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेलीविजन। इसलिए ये जो ब्रॉडकास्टिंग की जो यात्रा है, ये समाचार संकलन से लेकर आपका न्यूज रूम है, जिस न्यूज रूम में संकलित किया जाता है अपने संवाददाताओं से, अपने स्ट्रिंगर से। जो संवाद समितियां हैं, पीटीआई, यूएनआई, रॉयटर्स, एएनआई, इन सबसे जो एएनआई के वीडियो सब्सक्राइब किए जाते हैं, ये एकत्रित होता है। फिर आपका जो न्यूज एडिटर्स हैं वो तय करते हैं कि हमको जो आज की सुर्खियां क्या होनी चाहिए, अगले बुलेटिन की सुर्खियां क्या होनी चाहिए, ये तय किया जाता है। और उसके अनुसार पैकेज बनाए जाते हैं, न्यूज पैकेज। कि अपने आप में आप उस न्यूज पैकेज में कितना विजुअल्स डाल सकते हैं, कितना आकर्षक बना सकते हैं उस पैकेज को, आपको कौन सा एंगल लेना है, ये तय किया जाता है। संवाददाताओं से लाइव बातचीत होती है, कनेक्ट किया जाता है। कभी कभी ब्रेकिंग होता है तो स्ट्रेट आप सीधे संवाददाता के पास चले जाते हैं। संवाददाता तुरंत जो है बोल देता है कि मुझसे ये सवाल करना, ये फोन पर बोल देता है। लेकिन कभी कभी उसका भी समय नहीं मिलता है, तो एंकर जो है कभी कभी अगर तैयार नहीं हो तो गलत सवाल भी पूछ लेता है, और वो बड़ा खराब सा भी लगता है। संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कोई माता पिता जिनके सभी बच्चे पानी में डूब गए या किसी आग के घटना में मृत्यु हो गए, उनसे जाके पूछना कि आपको कैसे महसूस हो रहा है। इस तरह के नादानियां भी करते हैं। लेकिन ये तैयारी नहीं होने के वजह से उस संयम को बनाए रखना है। भावुकता के भवसागर में नहीं बहना है। जब आप एक स्थिति में, खतरनाक स्थिति में खड़े हैं, अफरा तफरी मची हुई है, दंगा फसाद हो रहा है, उस वक्त आपको भावुक नहीं होना है। आपका जो एक कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य अपने पाठक, दर्शक, श्रोता की तरफ है। दर्शक को मैं क्या दिखा सकता हूं? सत्य दिखा सकता हूं, और जो मैं दिखा रहा हूं वो व्यापक समाज हित और राष्ट्र हित में है या नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। अगर राष्ट्र और समाज नहीं तो फिर कोई अभिव्यक्ति का भी कोई अर्थ नहीं। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो क्या दिखाना है, और ये भी समझना है कि क्या नहीं दिखाना है। किस चीज को ऊंचा बोलना है,
व्यापक सामाजिक हित में, व्यापक राष्ट्रीय हित में, और किस चीज को थोड़ा सा दबी जुबान में बोलना है। अश्वत्थामा हता नरो कुंजरा, ये समझने की आवश्यकता है। किसको आवाज को बुलंद करना है, किसको आवाज धीमे शब्द में, क्योंकि वहां व्यापक धर्म का विजय का प्रश्न था। आज समाज कल्याण, लोक कल्याण और राष्ट्रीय, इन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। संतुलन बनाए रखना है, आक्रामक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, नैतिक मूल्यों की तिलांजलि नहीं देनी है, लोगों को समाचार देना है, सूचित करना है, शिक्षित करना है, लेकिन साथ ही प्रेरित भी करना है। समाज को, समाज के मनोबल को बढ़ाना है, समाज को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, कमियों को दिखाना है, लेकिन हमारे आंतरिक शक्ति को उभारना भी है। यह भी मीडिया का धर्म में आता है, टेलीविजन के भी धर्म में आता है। तो ये जो पूरा ब्रॉडकास्टिंग का जो एक मेरा उद्देश्य, क्योंकि आज एक डॉक्टर जयंती शर्मा जैसे एक विशेषज्ञ आपके बीच में है, तो मैं टेक्निकलिटीज में मैंने आज बात नहीं की, क्योंकि वो मैं उन पर छोड़ता हूं। लेकिन मुझे लगा कि ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग टेलीविजन के बारे में होना बहुत आवश्यक है कि एक पत्रकार धर्म क्या है हमारा टेलीविजन में। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मन तो बहुत कुछ कहने का है, लेकिन मैंने जैसे कहा एक प्रतिबद्धता है, और मैं इसका यूट्यूब बाद में इत्मीनान से सुनूंगा। आदरणीय प्रोफेसर संजीव जी को और डॉक्टर जयती जी को मैं सुनूंगा जरूर शाम को, लेकिन क्योंकि अभी समय हो गया है और वहां से लगातार फोन आ रहे हैं कि मैं जुड़ा नहीं हूं, तो मैं अंतिम एक उदाहरण देके, कई वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, कई वर्षों बाद उधर चुनाव कराए जा रहे थे। तो वहां एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जो हर बार बहिष्कार का आह्वान देते हैं, और उन्होंने उस समय भी बहिष्कार का आह्वान दिया। और उस वक्त कुछ चैनल, नाम लेना उचित नहीं होगा, आप समझ ही गए होंगे, वो विशेष रूप से खाली पोलिंग बूथ दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि मतदाता आ ही नहीं रहा, डर के वजह से मतदाता आ ही नहीं रहा, खाली पड़ी हुई है बूथ, बहिष्कार सफल हो गया है। दूसरी तरफ है, हमारे एक मित्र जी में थे, मैं किसी चैनल, उस वक्त की एक घटना बता रहा हूं, मैं किसी चैनल का को बढ़ाई करना या किसी चैनल को, या आपको खुद तय करना, आपसे पत्रकारिता के छात्र हैं, कई चैनल बदल भी गए हैं वक्त के साथ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उस वक्त जी में मैंने देखा उस वक्त कि वो लगातार दिखा रहे थे कि कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं, उन पंक्तियों वाले बूथ में गए जहां लोग लाइन में खड़े हुए थे, और रिपोर्टर से पूछा जाता क्या कम लोग नहीं है, तो रिपोर्टर ने बताया नहीं, अभी तो सुबह सुबह का समय है, कश्मीर में थोड़ा सा सर्दी की वजह से लोग थोड़ा देरी से निकलते हैं, अभी निकलेंगे। मैंने वहां उस वक्त के जो न्यूज एडिटर थे वो मेरे मित्र थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि भाई इस चैनल में तो पूरा खाली बूथ दिखा रहे हैं, आप में तो आप लाइनें दिखा रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा सुरेश जी, हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, हमारे प्रबंधन का, हमारे एडिटोरियल टीम का बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन भारत को जीतना चाहिए, लोकतंत्र का विजय होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव विफल हो गए तो लोकतंत्र विफल होगा, भारत का पराजय, वो नहीं होने देना है।
हमारा दायित्व तो बनता है लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो निकल के आए और मतदान करें। उसी में वो मीडिया का दायित्व बोध है। इस बात को भी हमें हमेशा ये हमारे ध्यान में ये बात होनी चाहिए। मैं इतनी सी बात कहकर अपना मैंने कुछ अनुभव साझा करने का प्रयास किया, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो लंबे सत्र के लिए आऊंगा, ये आश्वासन दिला सकता हूं। बाकी मैं आदरणीय संजीव जी को, जयती जी से भी अनुमति चाहता हूं, और आप सभी, प्रशांत जी, साकेत जी, सभी विभाग के मेरे मित्र, प्रिय छात्र, शोधार्थी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज आप एक ऐसे नेतृत्व के परचम तले आप अध्ययन कर रहे हैं जो आपके ज़रूरतों के बारे में बहुत संवेदनशील है और आपके प्रति प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई बेहतरीन पत्रकार निकलेंगे, और हमारे विश्वविद्यालयों के सहयोग से हम लोग मिलकर एक समाज के प्रति संवेदन रखने वाले, देश के प्रति स्नेह रखने वाले पत्रकारों का एक पूरी फौज हम लोग साथ में तैयार कर पाएंगे, ये विश्वास में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरह पत्रकारिता और टेलीविजन पत्रकारिता को लेकर अपने व्यापक अनुभव से टेलीविजन पत्रकारिता के विविध आयामों, विविध फलकों से हमारे विद्यार्थियों को, हम सभी को रूबरू कराया, और जिस तरह आपने अपनी शुभेच्छा हमारे पत्रकारों के लिए, हमारे भावी पत्रकारों के लिए, हमारे विद्यार्थी के लिए अग्रेषित की, अपनी शुभेच्छा दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और विभाग की ओर से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, विश्वविद्यालय की ओर से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आग्रह करता हूं हमारे माननीय जी कि हमारे यशस्वी कुलपति जी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन, अपने आशीर्वचन, अपने शुभाशीष से हम सभी को अनुग्रहित करें, अनुसिंचित करें। आदरणीय, परम आदरणीय कुलपति जी। धन्यवाद साकेत जी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित इस ई गुरु मंत्र ई संवाद श्रृंखला के पहले पुष्प के मुख्य अतिथि मेरे अत्यंत आत्मीय स्नेही बंधु और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, देश के एक महत्वपूर्ण पत्रकार और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण स्तंभ प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, जिन्हें विशिष्ट कार्यक्रम से अभी जाना पड़ा। आप में से बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। वो केरल राज्य के निवासी हैं। केरल राज्य के निवासी इतनी अच्छी हिंदी बोले, हम लोगों के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी है। वो मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल गए। मैं उनका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में यहाँ से व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर जयंती शर्मा जी, विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विश्वविद्यालय के माध्यम अध्ययन विभाग के मेरे शिक्षक साथियों के अनुरोध को स्वीकार कर हमारे विद्यार्थियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना और अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना स्वीकार किया। ये सही है कि संचार में मेरे को पीएचडी करने का अवसर मिला था, लेकिन मैं बहुत सालों से जनसंचार से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मेरा एक परोक्ष संबंध है। वहाँ उसकी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में भोपाल में कुछ वर्ष तक मैंने कुछ विद्यार्थियों को अध्यापन भी किया है, और नोएडा कैंपस में तो मैंने बहुत साल पढ़ाया है। बीच बीच में मेरठ से जाता था दोपहर बाद पढ़ाने के लिए, जब टंडन जी वहाँ के निदेशक थे, वीर सिंह निगम जी थे, सभी
सभी लोगों के समय गया हूँ। तो पत्रकारिता के बहुत सारे मित्रों से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मित्रता परिचय है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से हमने अभी एक अनुबंध पत्र भी किया है, जिसका उल्लेख प्रोफेसर सुरेश जी ने किया। एक हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आपका भारतीय जनसंचार संस्थान, उससे भी मेरा एक पुराना संबंध है। अपने एमफिल पीएचडी के समय 1982-83 से मैं वहाँ जाता रहा हूँ। वहाँ के बहुत सारे मित्र, शिक्षक और अधिकारी मेरे मित्र हैं, तो उनके साथ भी प्रशांत हमारे साथ थे, वहाँ एक अनुबंध पत्र हमने किया था। तो इन दोनों संस्थानों से हम प्रत्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। मैं तो प्रशांत से और पूरे विभाग से कहूँगा, जयती जी के संस्थान से भी औपचारिक रूप से भी जुड़िए, उनके साथ भी एक अनुबंध पत्र समय मिलने पर बनाइए। मैं आज के विषय के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता हूँ और ना बोलने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। मैं जयती जी को सुनूंगा। मैं तो केवल एक महत्वपूर्ण बात देख रहा हूँ, और वो ये कि हमारा विश्वविद्यालय का माध्यम अध्ययन विभाग अपने विद्यार्थियों के इस समूह के साथ निरंतर, और मैं देखता हूँ कि प्रोफेसर अरुण भगत के आने के समय से लेकर अब तक इस विभाग के सभी शिक्षक, अंजनी झा, प्रशांत, उमा यादव, साकेत, परमात्मा मिश्रा, सुनील दीपक घोटके, ये सब निरंतर ये प्रयत्न करते हैं कि विभाग में कोई ना कोई गतिविधि ऐसी भी होती रहे कि हमारे विद्यार्थी केवल इन 7 शिक्षकों से ही बात न करें। इस देश में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न संस्थानों में जो लोग अपने अनुभव से श्रेष्ठता प्राप्त कर चुके हैं, उनसे भी इन विद्यार्थियों को परिचित कराया जा सके और एक विस्तृत आयाम, एक व्यापक फलक, एक बृहद दृष्टि और एक विशद ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके इस क्षेत्र में। ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। मैं प्रायशः इन कार्यक्रमों में इसलिए भी अधिक समय तक उपस्थित रहता हूँ कि मुझे एक बार नॉस्टैल्जिया हो जाता है, पुरानी बातें याद करने का समय आता है। अभी वो कह रहे थे कि एक कौतूहल, एक आकर्षण एंकर्स के प्रति होता है। मैं आपको बहुत उससे भी पुरानी बात बताता हूँ, जब दूरदर्शन का ये सब भी स्वरूप नहीं हुआ था, चैनल्स नहीं आए थे। 1980 में आकाशवाणी नई दिल्ली में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, तो देवकी नंदन पांडे हिंदी के समाचार पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं कितना आकर्षण होता था उस जमाने में। देवकी नंदन पांडे शाम का 6-10 का बुलेटिन पढ़कर बाहर निकल रहे थे, और बलदेवानंद सागर मेरे मित्र जो संस्कृत के समाचार पढ़ते हैं, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, आजकल दूरदर्शन पर भी पढ़ते हैं, वो शाम के समाचार का बुलेटिन पढ़ने के लिए जा रहे थे। मुझे साथ लेकर गए स्टूडियो दिखाने के लिए कैसे समाचार पढ़ा जाता है। मैं नाटक प्रभाग में काम करता था, तो देवकीनंदन पांडे बाहर निकले, उन्होंने परिचय कराया और उनके व्यक्तित्व को देखकर मुझे ऐसा लगा, एकदम उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। तो मुझसे बोले, बेटा चरण स्पर्श क्यों किए? मैंने कहा इसलिए किया कि आपके व्यक्तित्व को देखकर एक आकर्षण हो गया। ये जो आकर्षण है वो अशोक वाजपेयी उस समय समाचार पढ़ते थे हिंदी के आकाशवाणी में, उनसे भी बाद में कई प्रकार के मंच पर नाटक किए, तो उनके साथ संपर्क हुआ। वो एक समय था उस समय का, और आज का समय जैसा अभी सुरेश जी ने कहा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, बहुत सारे टीवी चैनल्स का, एंकर्स का, उनके एक आभा मंडल का। मैं तो इस बात से बड़ा चमत्कृत होता हूँ कि आकाशवाणी कभी अपना प्रचार देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी से नहीं करती थी। बाद में दूरदर्शन भी, जिनके नाम अभी लिए, सलमा सुल्तान, देवी रमन, इनके नाम से नहीं करते थे। लेकिन आज आपने देखा है शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए। आप मेरठ में रहता हूँ, मैं मेरठ से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते, प्रत्येक चैनल के एक किसी एंकर का फोटो लगे हुए, जैसे वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे बस वही है वहाँ। ये अपने आप में आभा मंडलों के निर्माण के लाभ भी हैं, थोड़ी हानियां भी हैं। और हानियां ये हैं कि हम छवियों के निर्माण जब कर लेते हैं तो हमारे इन आभा मंडलों के पीछे की दृष्टि है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। उसके पीछे काम करने वालों के बारे में हम थोड़ी उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें गौण समझने लगते हैं। यहाँ तक पहुंचने में, इस प्रस्तुति में, इसकी पृष्ठभूमि में जो लोग काम करते हैं, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो मेधा है, वो कैसे परिलक्षित हो रही है, इनके माध्यम से प्रस्तुत मात्र हो रही है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं प्राय अपने मीडिया के छात्रों से कहता हूँ, मीडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा विभाग है, हमारे विद्यार्थियों को सब कुछ जानना है। उन्हें थोड़ी कविता भी आनी चाहिए, उन्हें साहित्य भी जानना चाहिए, उन्हें इतिहास भी जानना चाहिए, उन्हें ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, भारत के भूगोल का भी पता होना चाहिए, उन्हें विश्व भर की राजनीति भी समझ में आनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी समझ में आनी चाहिए, स्थानीय राजनीति भी समझ में आनी चाहिए, शिक्षा भी समझ में आनी चाहिए, विधि भी समझ में आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा
बैठकर बिल्कुल श्रेम और ये सब नॉर्बर्ट पीटर, क्लाइडी शैनन केवल यही पढ़ लें, हम और भी समाज का प्रत्येक आयाम उसका स्पर्श करें, उसे ठीक से थोड़ा बहुत जानें, तो निरंतर पढ़ते रहें। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने शिक्षक साथियों से, विद्यार्थी मित्रों से, निरंतर पढ़ते रहो। और जब आवश्यक नहीं है जो आपका पाठ्य वस्तु में उसे पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ो, जो रुचिकर हो वो पढ़ो, जो अच्छा लगे वो पढ़ो, जिसमें मन रमे वो पढ़ो। इसलिए वो भी आप पढ़ते रहोगे तो वहीं आप विशेषज्ञ हो जाओगे। इसलिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, ये न माने कि यदि हम टीवी के कैमरे के सामने एक एंकर के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं तो हमारी मीडिया की यात्रा निष्फल हो गई है। मीडिया की यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत प्रकार के साधन हैं, बहुत प्रकार के अवसर हैं। आप सबके सामने अनंत अवसर, अनंत संभावनाएं, अनंत आकाश है। इस पूरे अनंत आकाश में विचरण करने के लिए आपको अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को एकत्रीभूत करना है। उस एकत्रीभूत किए जाने के क्रम में आपके विभाग द्वारा किया जा रहा यह कार्यक्रम एक कड़ी है, एक श्रृंखला है। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला के प्रारंभ होने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक साथियों को साधुवाद देता हूँ, विद्यार्थी मित्रों को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रयत्न करूंगा आपके आगामी कार्यक्रमों में भी उपस्थित रह सकूं। आप सबको एक बार पुनः बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आपने जिस तरह हमारा मार्गदर्शन किया, जिस तरह अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामनाएं हमारे विभाग के विद्यार्थियों, हम सभी शिक्षकों को प्रदान की, जिस तरह अपना आशीर्वाद प्रदान किया, आपके आशीर्वाद से ही आपके मानस पुत्र विश्व पटल तक इस मीडिया अध्ययन विभाग को, माध्यम अध्ययन विभाग को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये हम सभी शिक्षक साथियों की ओर से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपकी इच्छा के अनुरूप हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि हम कुछ उत्कृष्ट करें, बेहतर करें। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी इस ऊर्जस्विता से पूर्ण वाणी हमें हमेशा ही प्रेरित करती रहती है, हमें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, कार्यक्रम के पहले सत्र, उद्घाटन सत्र, एक तरह से इसको समाप्त माना जाए और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा परिचर्चा सत्र है, तो आपकी अनुमति से मैं परिचर्चा सत्र को प्रारंभ करना चाहता हूं। और मैं आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर जयति शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन रखें और हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से, अपनी ज्ञान सुधा का पान करने का अवसर प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर जयति शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत सर। एक बार फिर आभार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कि उन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का अवसर दिया। और मैंने जब केजी सुरेश सर को सुना और हमारे प्रोफेसर शर्मा को सुना तो ऐसा कुछ बहुत खास बचा नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो सारा कुछ एक तरह से कह लीजिए कि वो कवर हो गया है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि मुझे आज बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी हिंदी सुनने को मिली। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदी के साधक हो, वहां पे मैं क्षमा चाहूंगी यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि अब वो अभ्यास नहीं रहा। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अभ्यास नहीं रहा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मेरी प्रथम भाषा हिंदी है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना अपनी बातचीत एक आम बोलचाल की भाषा में रख सकूं। लेकिन आज काफी नए शब्द सुनने को मिले, नए शब्द सीखने को मिले, और आपने नोटिस किया होगा, शायद मैं बीच बीच में नोट भी कर रही थी। तो वो एक मेरे आज के बाद में मुझे लगा कि शायद इतना हिंदी में संभाषण, इतनी बातचीत बड़े सालों बाद सुनने को मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, मैं एक पावर पॉइंट भी शेयर करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू। जब हम टेलीविजन की बात करते हैं तो हम ये तय है कि हम विजुअल की बात कर रहे हैं, इन्हें कुछ देखा जाएगा, और जो ऑडियंस है उनकी कनेक्टिविटी, उनका जो जुड़ाव होगा
वो विजुअल से ज्यादा होता है। टेलीविजन में जब हम खबरें लिखते हैं तो हमारे दिमाग में लेट मी शेयर दिस पीपीटी। क्या आप देख पा रहे हैं ये? क्या पीपीटी नजर आ रही मुझे? साकिब सर? जी मैम पीपीटी नजर आ रही है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। जी मैम। जी, तो टेलीविजन में अपनी जो यात्रा है, अभी जिसका जिक्र सुरेश सर कर रहे थे, केजी सुरेश सर कर रहे थे, अभी प्रोफेसर शर्मा ने भी जिसका जिक्र किया, तो हमारी ये यात्रा रही है। यहाँ से हम इस तरफ आए हैं, यानी कि आप एक तरफ देख रहे हैं वो पिक्चर जो बहुत सादा सी पिक्चर थी, जहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ग्राफिक था, जहाँ पे एंकर्स नहीं हुआ करते थे, समाचार वाचक हुआ करते थे, न्यूज रीडर्स हुआ करते थे। और आज हम इस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस तरफ आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारी तकनीक इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारा कंटेंट इन्वॉल्व हो गया है, बहुत सारी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत कुछ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ पहली स्क्रीन पे जो पहला पिक्चर है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, समाचार वाचक नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको वो जो चार चेहरे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें नीचे लिखी हुई है। तो ये जो दूसरी इमेज है वो ये बता रही है कि अब जो टेलीविजन की जो पत्रकारिता है, वो टेलीविजन पत्रकारिता सिर्फ एक खबर को पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। अब वो उस खबर पर बहुत सारी और भी चीजें जुड़ गई हैं, जैसे उस खबर में एनालिसिस जोड़ दिया गया है, उस खबर में आपका नजरिया क्या है, उस खबर को लेके, किसी भी कोई एक स्टोरी को लेके वो क्या नजरिया है वो भी जुड़ गया है। जो एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसके अलावा 3 खबरें और नजर आ रही हैं जो कि ऑडियंस पढ़ सकती है। और मैंने पिछले दिनों कहीं एक बातचीत हो रही थी तो जनरली ये सुनने में आया कि हम जब टेलीविजन देखते हैं आजकल तो उसको म्यूट कर देते हैं और बाकी वो चलता रहता है। तो म्यूट करना यानी कि आवाज कोई नहीं सुनना पसंद कर रहा है। कोशिश ये है आजकल लोगों की कि वो जितना पढ़ सके, जितना देख सके, वो देखने के पढ़ने के बाद में उनका अपना इन्वॉल्वमेंट, उनका अपना एनालिसिस उसमें वो लगा ले। तो बहुत विस्तृत खबरों से सिमट कर अब टेलीविजन पत्रकारिता बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर की राह पर चलती चली जा रही है। हम जो फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये एक डिबेट शो हुआ करता था, सिंगल कैमरा सेटअप है और उसी एक कैमरा के जरिए आप 5 लोगों को देख पा रहे हैं। वहीं तकनीक ने आज ऐसी स्थिति है कि जहां पर आप जितने लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आप उतने कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं और उतने ही स्क्रीन आपको स्प्लिट स्क्रीन करके आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसने कई सारे चैलेंजेस जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के सामने लाकर खड़े कर दिए। जो टेलीविजन की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जैसा कि सुरेश सर भी बता रहे थे, तो टेलीविजन या कह लें कि न्यूज को पॉपुलराइज करने का जो काम किया, खबरों के प्रति जो एक आकर्षण पैदा किया, वो टेलीविजन ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि टेलीविजन मीडियम से पहले जो खबरें थी वो आपको पढ़ना पड़ेंगी। अब यहाँ पर आप विजुअल भी देख रहे हैं, यानी कि आपका जो, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उसको याद रखना की जो सीमा होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जब हम उसको देख लेते हैं तो वो हमें ज्यादा वक्त तक याद रहता है। यहाँ पे एक चैलेंज ये भी है कि जब आप देख रहे हैं, जब आप एज अ ऑडियंस, आपका ऑडियंस इन्वॉल्व है खबर को देखने में, अपना एनालिसिस भी लगाता है अपने दिमाग में, उसके दिमाग में उस विजुअल को देखने के बाद में उसके दिमाग में क्या आया या उसने उस विजुअल को कैसे इंटरप्रेट किया, उसको किस तरह से उसने समझा। जो आप कह रहे हैं वो तो है ही, जो स्क्रिप्ट है वो तो है ही साथ में, लेकिन उसके अलावा एक ऑडियंस ने विजुअल को कैसे इंटरप्रेट किया, ये फैक्टर भी आ जाता है।
एक छोटा सा ग्राफिक आप साइड में देख रहे हैं, वो आपको बताता है कि किस तरह से जो विजुअल कंटेंट है, यानी कि जो जो दृश्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, उसको याद रखना लोगों के लिए आसान होता है। और यही टेलीविजन की पावर भी है, टेलीविजन मीडियम की पावर यही है कि आप दृश्यों के माध्यम से, विजुअल के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान है कि आप दृश्य के माध्यम से लोगों तक स्टोरीज पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी चीज है, एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। वो चैलेंज ये कि कैमरा आपके हाथ में। मैं अक्सर अपनी क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वो रेलेवेंट होगा कि यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप जिस कमरे में बैठे हैं इस वक्त, वहां का एक फोटोग्राफ मुझे आपको मैं क्लिक करने के लिए कहूँ, मैं कहूँ कि एक कोई पिक्चर आप उस रूम का खींचिए, तो जो विजुअल, जो एंगल आप सेलेक्ट करोगे, वो एंगल आपके मुताबिक बेस्ट एंगल होगा। आपने क्या किया? आपने सोचा सामने वाली दीवार बड़ी खूबसूरत लग रही है, उसका पिक्चर क्लिक करते हैं, या दरवाजे का पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, या किसी और कोने का पिक्चर आपने क्लिक कर दिया, लेकिन वो तय आपने किया क्योंकि कैमरा आपके हाथ में, इसलिए तय भी आप ही करेंगे। अब उस प्रोसेस में, उस तय करने के प्रोसेस में आपने सबकॉन्शियस लेवल पे एक एक्टिविटी की, एक छोटा सा प्रयास किया कि पिक्चर में मुझे क्या दिखाना है, ये पिक्चर क्या होना चाहिए, क्या ये पिक्चर आर्टिस्टिक पिक्चर होना चाहिए। मान लीजिए एक कमरा है जिसमें कि एक तरफ थोड़ा सा क्लटर है, थोड़ी सी ऐसा सामान पड़ा हुआ है, कचरा है, कबाड़ है, और दूसरी तरफ उसी कमरे में दूसरी तरफ बड़ी एक खूबसूरत सी दीवार है जहाँ पे बहुत कुछ गुलदस्ते रखे हुए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, बड़ा सुंदर सा दृश्य। अब यदि आपको इन दोनों में से चुनना होगा तो आपका अपना पर्सपेक्टिव काम करेगा, आपका अपना दृष्टिकोण काम करेगा। हो सकता है कुछ लोग ये चुने कि ये जो दीवार है ये बहुत खूबसूरत है और ज्यादातर लोगों को यही देखना चाहिए, कचरे को दिखा के हम क्या करेंगे, या ये जो गंदगी है उसको दिखाकर हम क्या करेंगे। तो कुछ लोग चुनेंगे उस खूबसूरत वॉल को, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि एक तरफ तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन दूसरी तरफ गंदगी है, तो जहाँ एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ ऐसा होना चाहिए, तो इसको दिखाया जाए ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और प्रशासन का ध्यान, या जो भी जिस भी प्रोसेस में, तो आप ये चाहेंगे कि कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ भी जाए जहाँ गंदगी है, और वहां पे भी एक अच्छी सी, एक साफ सफाई वाली एक कॉर्नर क्रिएट हो। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप कैमरा उठाते हैं न्यूज के लिए, तो पर्सपेक्टिव आप तय करते हैं। आपने तय किया कि मेरा कैमरा यहाँ खड़ा रहेगा, मेरे कैमरे का एंगल ये होगा। यहाँ पर एंगल भी, क्योंकि हम विजुअल की बात कर रहे हैं, हम विजुअल की पावर की बात कर रहे हैं, तो विजुअल की पावर में हर चीज शामिल है। उसमें आपका एंगल भी शामिल है, आपने कैमरा किस एंगल पे रखा है वो शामिल है। क्योंकि जैसे ही मुझे यकीन है आप लोग ने अभी तक पढ़ाई होगा, जैसे ही आप कैमरे का एंगल बदलते हैं, जो आपकी तस्वीर है वो बदल जाती है, तस्वीर का रुख बदल जाता है। आप कैमरे का प्लेसमेंट चेंज कर दीजिए, तस्वीर बदल जाएगी, उसका कंटेंट बदल जाएगा। ये जो विजुअल आप इकट्ठा करते हैं कैमरे के जरिए, पहले बड़ा क्लियर डिवीजन होता था कि कुछ जर्नलिस्ट होंगे, कुछ रिपोर्टर होंगे और कुछ कैमरा पर्सन होंगे। तो रिपोर्टर जब फील्ड पे जाते थे तो अपने कैमरा पर्सन को ब्रीफ कर देते थे कि आप ये विजुअल्स ले लीजिए और हमारी स्टोरी में ये बाइट होगा, ये विजुअल होगा, ऐसा होगा। कैमरा पर्सन जैसा रिपोर्टर बताते थे उस तरह से विजुअल तैयार कर लेते थे। आज के समय में, जैसा कि सुरेश सर भी बता रहे थे, आज के समय में चीजें बदल गई हैं। आज के समय में कैमरा पर्सन अलग नहीं है, वो आप ही है एज अ रिपोर्टर। वो सब एक ही है, वो रिपोर्टर भी वही है, वो एडिटर भी वही है, वो कैमरा पर्सन भी वही है, सब कुछ आप ही है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी पावर है आपके हाथ में। आसानी भी होती है, चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
विजुअल के लिए। कई बार ये भी होता था पहले कि रिपोर्टर की स्टोरी का पर्सपेक्टिव कुछ और है और कैमरा पर्सन ने विजुअल उस तरह से नहीं लिए जैसा रिपोर्टर चाहते थे। लेकिन अब वो क्योंकि मोबाइल फोन्स आ गए हैं, छोटे कैमरास आ गए हैं, तो आजकल सारी कुछ चीजें जर्नलिस्ट ही करते हैं। जब आप विजुअल की बात करते हो तो ये सबसे पहली चीज आपको ये समझना है टेलीविजन में कि आखिर जो दृश्य आप दिखाना चाहते हो उससे आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक कमरे में दो स्थितियां हैं और दोनों में से आप किसको चूज करते हैं, किसको आप चुनते हैं अपनी कहानी कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, किस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अक्सर मीडिया के सामने ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। कुछ लोग कहते हैं मीडिया हमेशा नेगेटिव ही दिखाता है, कुछ मीडिया हाउसेस पे हमेशा पॉजिटिव और हमेशा एक पॉलिटिकली ओरिएंटेड स्टोरीज दिखाने का आरोप लगता रहता है। ये अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप ये कहें कि सही क्या है और गलत क्या है, इसमें से दोनों में से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, या यूं कह लीजिए दोनों ही सही है, क्योंकि जो आपका दृष्टिकोण है वो गलत नहीं हो सकता। आपको लगा कि आप ये विजुअल मुझे इस एक कई सारे आपने देखे होंगे इमेजेस की किसी एक कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है या कोई मान लीजिए कोई एक किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई एक कवरेज है, वहां पे कुछ कैमरा पर्सन या कुछ टीवी चैनल्स का ये कह लीजिए ये कोशिश होती है कि हम उसमें से वो निकालें जो गड़बड़ हुआ है, जो गलत हुआ है। दूसरे चैनल जो होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं और वो दिखाते हैं जो कि वहां पर ठीक हुआ है। आपका विजुअल आपकी ताकत है एज अ टीवी जर्नलिस्ट। कई बार, और मुझे ये बात आपके सामने रखने में कोई हिचक नहीं है क्योंकि ये बात छुपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इस पर बात करते हैं, काफी चर्चा होती रहती है इस मुद्दे पर, आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि कई बार जर्नलिस्ट पे प्रेशर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रेशर, मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं, और उन प्रेशर्स के चलते आपको कई बार जो आपका स्टोरी नैरेटिव है, जो आपका स्टोरी कंस्ट्रक्ट है, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव भी करने पड़े। लेकिन यदि आप किसी बात को कहना चाहते हैं, फिर भी कहना चाहते हैं, तमाम प्रेशर्स के बावजूद भी अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। आप पूरी तरह से क्रांतिकारी पत्रकार हो और बिल्कुल इस तरह से काम करें कि जहाँ पे आप और आपका संस्थान आमने सामने खड़ा हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि जहाँ आप बिल्कुल नैतिकता को खत्म कर दें। तो बीच का रास्ता, एक अच्छा जर्नलिस्ट वही है जो बीच का रास्ता जानता है, जिसको पता है कि बात तो मैं कहूंगा वही जो सही है, लेकिन हो सकता है कि मैं वो बात अपनी स्क्रिप्ट में ना कहूं, अपने विजुअल के थ्रू कहूं। तो अभी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, उनका एग्जाम्पल देने का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी टेलीविजन पत्रकारिता की समझ की शुरुआत विजुअल की समझ के साथ में शुरू होती। आप अपने विजुअल को कितने अच्छी तरह से समझते हैं, टीवी पे क्या नजर आएगा, और जो नजर आएगा या जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम क्यों दिखाना चाहते हैं। वो हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, वो हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम किसी एक गलत चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, वो हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम कहीं पे कोई एक विकास चाहते हैं, कोई एक डेवलपमेंट चाहते हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे आपकी कोशिशें हो सकती हैं। ये समझे कि जो भी हमारा कैमरा प्लेसमेंट, जहां पे भी हम कैमरा रख रहे हैं, जैसा भी विजुअल हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक बार आपने कैमरे के जरिए जब आपने कैप्चर कर लिया और उसको आपने स्क्रीन पे डाल दिया, मैजिक बुलेट थियरी की बात अभी कुछ देर पहले हो रही थी, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। और टेलीविजन के साथ में तो वो और भी संभव नहीं है।
अगर आप डिजिटल में काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप स्टोरी को विथड्रॉ कर सकते हैं, आप प्रिंट में काम कर रहे हैं, तो आप अगले दिन आप एक छाप सकते हैं कि ये गलत थी, या जो भी आप माफीनामा छाप सकते हैं। टीवी के साथ में वो संभव नहीं। एक बार गया सो गया, आप लोगों की मेमोरीज इरेज नहीं कर सकते, उनकी याददाश्त इरेज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जरूर समझे सबसे पहले कि जो खबर आप कर रहे हैं उस खबर के लिए एक क्या विजुअल्स चाहिए, वही क्यों चाहिए, और क्या दिखाना चाहते हैं उनके जरिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा आज का विषय है वो है टेलीविजन न्यूज बुलेटिन फ्रॉम बिगिनिंग टिल ब्रॉडकास्ट। तो मेरी कोशिश है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें इस पूरे टॉपिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि एक शायद एक सेमेस्टर का सिलेबस ही पूरा आ जाता है इसमें। मैं बहुत संक्षेप में जितना हो सकेगा मैं अपनी बात रखूंगी, और फिर आपके सवाल यदि होंगे तो उसको मैं जवाब दूंगी। टेलीविजन न्यूज रूम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, उसके अलावा और भी हिस्से होंगे, मार्केटिंग होता है और फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। हम न्यूज रूम की अगर हम बात करें तो उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। असाइनमेंट डेस्क या असाइनमेंट सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर ये तय होता है कि आज के दिन कौन सी खबरें न्यूज रूम में आएंगी। ये 2 तरीके से हो सकता है। सुबह जब जैसे प्रिंट में भी होता है तो सवेरे एक मीटिंग होती है, सारे जर्नलिस्ट मिलते हैं, और कई जगह ये भी संभव है कि अगर इवेंट आपका बहुत जल्दी है सुबह, तो हो सकता है आप मीटिंग में मीटिंग का हिस्सा ना बन पाए। लेकिन जब वो मीटिंग होती है तो उसमें सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी तरफ से इनपुट देते हैं कि आज उनकी तरफ से कौन कौन सी स्टोरीज आनी है। मान लीजिए एक बीट पे, कोई क्राइम बीट पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि आज अपनी मेरी बीट से मैं ये स्टोरी रिपोर्ट करूंगा या करूंगी, या पॉलिटिकल बीट से अगर कुछ है स्टोरीज, या कल्चर से है, तो वो एक तरह से एक लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। उसके अलावा कई सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि चैनल या चैनल हेड जो होते हैं या एडिटोरियल हेड्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि हमें ये एक स्पेशल स्टोरी करना है, ये कोई स्पेशल दिन है उस पर कोई एक खबर करनी है, उसके लिए अगर कोई विजुअल या उसके लिए अगर कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी असाइनमेंट डेस्क को कह दिया जाता है कि आप अपने जो टीम ऑफ रिपोर्टर्स हैं या टीम ऑफ कैमरा पर्सन है उनको आप कह दीजिए कि हमें ये कंटेंट चाहिए, ये बाइट चाहिए, या ये हमें विजुअल चाहिए। तो वो सारी चीजें भी असाइनमेंट डेस्क के थ्रू रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन की जो टीम होती है उनको ब्रीफ कर दी जाती है। पहले आजकल जैसे अभी बता रहे थे सुरेश सर की मोबाइल फोन्स दे दिए गए हैं, तो काफी हद तक काम जो है कैमरा पर्सन का काम थोड़ा सा कम हो गया है फील्ड पर, लेकिन बावजूद उसके अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर कैमरा पर्सन या बहुत सारी स्टोरीज के लिए कैमरा पर्सन को भेजा जाता है। वो एक अलग टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम उसमें अभी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। इस तरह से वो हर रिपोर्टर के साथ में एक कैमरामैन पूरा दिन हो ये संभव नहीं होता। तो रिपोर्टर की और रिपोर्टिंग सेक्शन की और कैमरा सेक्शन की अपनी इंटरनल प्लानिंग होती है। दोनों सेक्शंस में हेड्स होते हैं। अगर बड़ा चैनल है जैसे नेशनल चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर फिर बीट्स की भी डेस्क हो सकती है, जैसे पॉलिटिकल डेस्क हो गया या बिजनेस डेस्क हो गया या क्राइम डेस्क हो गया या इंटरनेशनल डेस्क हो गया, और साथ साथ वहां पर बीट्स भी और बढ़ जाती है। जैसे एक नीता शर्मा है, अगर आपने एनडीटीवी में कभी उनकी रिपोर्ट्स देखी होंगी तो वो जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उन पर स्पेशलाइजेशन है, तो उस तरह की बीट्स पे भी जर्नलिस्ट काम करते हैं। तो अलग अलग बीट्स बन गई हैं आजकल, बिकॉज मल्टीमीडिया जर्नलिज्म का जमाना है, तो और नई बीट्स आ गई हैं। जैसे गैजेट्स एक नई बीट है जो कि आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, चाहे वो सेल गुरु एक प्रोग्राम है, एनडीटीवी का प्रोग्राम है, या और भी दूसरे ऐसे चैनल्स पे दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पे रफ्तार एक प्रोग्राम है। तो गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल, फैशन, ये अलग बीट्स बन गई हैं जहाँ पे बहुत एक्टिवली लोग काम करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ट्रेडिशनल बीट सिस्टम तो रहता ही है हर चैनल में,
यदि चैनल बहुत बड़ा है तो वहां पर एक बीट पर, या बहुत मान लीजिए नेशनल चैनल है दिल्ली जैसी शहर में, अगर किसी चैनल का हेड ऑफिस है तो निश्चित तौर पे वहां पे एक रिपोर्टर पूरी बीट नहीं कवर कर सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा रिपोर्टर्स होंगे। सिमिलरली दूसरी बीट के लिए भी इसी तरह से होगा, और वो सारे रिपोर्टर्स जो हैं, अच्छा असाइनमेंट बांटने का काम करते हैं, यानी कि असाइनमेंट की लिस्टिंग करना, आज कौन कौन सी स्टोरीज आएंगी, कौन रिपोर्टर क्या खबर करेगा, वो सारा काम असाइनमेंट एडिटर करते हैं। यदि रिपोर्टिंग टीम बहुत बड़ी है, बहुत एक्सटेंसिव टीम है और अलग अलग डेस्क है, एक डेस्क पे 3 से 4 रिपोर्टर काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि सारे रिपोर्टर ना मिले मीटिंग के लिए, और जो हेड्स हैं वो असाइनमेंट एडिटर के साथ में मिलके बैठ के पूरे दिन का एक तरह से डे प्लान जो होता है वो तैयार हो जाता है। ये कॉमन प्रोसेस बिल्कुल प्रिंट में भी होता है, सिर्फ अंतर ये है कि जब आप का जो डे प्लान बनता है तो उसमें आपको एक चीज, रिपोर्टर को एक चीज और एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है। स्टोरी ये होगी और ये इतनी बजे तक फाइल हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे बुलेटिन का टाइम है आजकल, तो आपको फाइलिंग टाइम, किस वक्त तक आपकी स्टोरी आप फाइल कर देंगे वो भी बताना होगा। जैसे आएगी और वो स्टोरी दिन को 2 बजे फाइल हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब आगे का प्रोसेस होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उस स्टोरी को अगले बुलेटिन में ही तुरंत ले लिया जाए और हर बुलेटिन में एक नया कंटेंट पैक मिल जाए हमारी ऑडियंस को। इसलिए ये जरूरी होता है कि असाइनमेंट एडिटर के पास में ये एक शीट हो कि 5 स्टोरी दिन के 12 बजे के बुलेटिन के लिए 11 बजे तक या 11:30 बजे तक ये 5 नई स्टोरीज होंगी, जो मेजर स्टोरीज होंगी, जो बड़ी स्टोरीज होंगी। जब हम 2 बजे का बुलेटिन चलाएंगे तो हमारे पास में 10 स्टोरीज आ जाएंगी जो नई होंगी और जो बड़ी स्टोरीज होंगी। तो ऐसे टाइम के यदि हमें पता चल जाता है कि कितनी बजे स्टोरी फाइल हो रही है तो फिर आगे की प्लानिंग में न्यूज रूम को थोड़ी सी मदद मिल जाती है। असाइनमेंट एडिटर असाइनमेंट डेस्क की मदद से कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं। कंटेंट को इकट्ठा करने का रॉ मटेरियल, ये मान के चलिए रॉ मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, आपके रिपोर्टर फील्ड पे गए, इंफॉर्मेशन लेके आए, विजुअल आ गया, वो सारी चीजें आ गई, अब उसको तैयार करने का काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक रॉ मटेरियल लेके आए, अब उसको आप किचन में आप उसको कोई एक रेसिपी बना रहे हैं, तो इनपुट डिवीजन ऑफ न्यूज रूम ये काम करता है उसको तैयार करने का। वॉइस ओवर करवाना है, स्क्रिप्ट लिखवाना है, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसका वॉइस ओवर होता है, किस फॉर्मेट में जाएगी कौन सी खबर, हम फॉर्मेट्स अभी आगे और डिस्कस करेंगे, तो कौन सी खबर किस फॉर्मेट में जाएगी वो भी तय करने का काम इनपुट डेस्क करती है। इनपुट डेस्क के जो हेड होते हैं उन्हें इनपुट हेड भी कहा जाता है, कुछ जगहों पर उन्हें इनपुट एडिटर भी कहा जाता है। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप बहुत ज्यादा डेजिग्नेशंस पर ना जाएं, क्योंकि डेजिग्नेशन न्यूज चैनल में न्यूज चैनल की साइज और अकॉर्डिंगली वो बदल जाते हैं। तो इनपुट एडिटर अपनी टीम की मदद से जो भी रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है खबरों का, उसको एक रूप देने का, उसको एक तैयार करने का, पैकेज करने का काम करते हैं। और इस डेस्क के बाद में फिर तीसरा जो, क्योंकि अब सारा तैयार हो गया है तो अब उसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो ब्रॉडकास्टिंग का जो मेजर काम होता है वो आउटपुट डेस्क करती है। इनपुट है और आउटपुट है, आउटपुट नाम से ही बड़ा क्लियर है। आउटपुट डेस्क जो है वो उस कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने का काम करती है। पैनल प्रोड्यूसर, काफी सारा जो टेक्निकल कोऑर्डिनेशन है वो आउटपुट डेस्क की तरफ से देखा जाता है। रन ऑर्डर प्रिपेयर करना, किस ऑर्डर में खबर ब्रॉडकास्ट होगी, एंकर स्क्रिप्ट तैयार करना, स्टूडियो से कोऑर्डिनेशन करना, या उसके अलावा जो पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का कोऑर्डिनेशन है, ग्राफिक्स टीम से जो कोऑर्डिनेशन है, किस तरह का फाइनल स्क्रीन पे जो नजर आएगा वो कैसा होगा, टिकर कहाँ होंगे, एल बैंड में क्या जाएगा, कौन सा एडवर्टीजमेंट कब, कितने ब्रेक होंगे, किस ब्रेक में कौन सा ऐड जाएगा, ये सारा जो काम है ये आउटपुट टीम कोऑर्डिनेट करती है।
तो ये 3 हिस्से जो हैं, ये न्यूज़ रूम को हम इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब मैंने काफ़ी कुछ प्रोसेस इसमें से आपको समझा दिया है। एडिटोरियल मीटिंग्स के बारे में हमने बात की, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, रिपोर्टर्स का अपने प्लान भी होते हैं। कई बार रिपोर्टर ने कहा कि मेरी बीट से आज मैं 5 स्टोरी दूंगा और असाइनमेंट एडिटर ने कहा इन 5 के अलावा आपको ये 2 पे और काम करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि हर रिपोर्टर के पास में कुछ चैनल्स में इस तरह का नियम होता है कि हर रिपोर्टर के पास में एक टारगेट है कि आपको दिन में इतनी स्टोरीज करनी ही है। और ये मैं कुछ साल पहले तक की बात बता रही हूँ, लेकिन आजकल एक और चीज ऐड हो गई है उसमें कि आपको इतनी स्टोरीज करना है जिसका नंबर फिक्स कर दिया है, फिर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्वीट्स भी करना है। ट्विटर पे भी आपकी मौजूदगी जरूरी है, तो आपको ट्वीट भी करना है। आपको सोशल मीडिया के लिए भी टेलीविजन के नेचर को सूट नहीं करती है। तो ऐसी खबरों के लिए रिपोर्टर के ऊपर ये है कि वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी प्रेजेंस बना के रखे। तो टिकर के जरिए जो छोटी ब्रेकिंग स्टोरीज होती हैं वो भी देना होती हैं आपको ट्वीट्स भी डालने होते हैं और आपको अपनी स्टोरी का टारगेट भी पूरा करना पड़ता है। आप कुछ स्पेशल स्टोरीज के टारगेट्स होते हैं वो करना है, साथ में आपको अपनी जो बीट है, जो उस पर रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं, उससे भी खबरें आपको निकाल कर लेके आनी है। आपकी बीट से कुछ भी छूटा और आपके राइवल चैनल के पास में वो है, तो इसका मतलब है कि आपको जो अगला दिन है वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है न्यूज़ रूम। जब रिपोर्टर का प्लान तैयार हो जाता है, असाइनमेंट डेस्क की मीटिंग हो जाती है, उसके बाद मैंने बताया आपको जैसे कि वो फील्ड पे चले जाते हैं, उसका कवरेज करते हैं ना। यहाँ पे एक टर्म आप पढ़ रहे होंगे, कवरेज ऑफ द इवेंट। कवरेज ऑफ इवेंट को आप इस तरह से समझिए कि जो खबरें होती हैं, जितनी भी खबरें हम देखते हैं, उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कि स्टोरीज होती हैं, जो कि आप तैयार कर रहे हैं, आपका कंटेंट है, आपने डिग आउट, आपने उस स्टोरी को डेवलप किया है, चाहे वो आपके सोर्सेस के थ्रू आपने तैयार किया हो या आपका खुद का ऑब्जर्वेशन हो, आपने बड़े लंबे टाइम तक उस पर रिसर्च की हो और उसके बेसिस पे आपने खबर तैयार की, जो कि हो सकता है आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी हो। और दूसरे होते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स की कैटेगरी में आप सारी पॉलिटिकल रैलीज जितनी होती हैं उन्हें रख सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रख सकते हैं, कहीं उद्घाटन हुआ है, कहीं समापन हुआ है, इस तरह की जो चीजें हैं उन सबको आप इवेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब आप कोई इवेंट कवर करते हैं, करने का प्लान करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक आपको पता होता है कि इतनी बजे तक ये इवेंट खत्म हो जाएगा और उसके बाद में इतनी बजे तक हम अपनी स्टोरी को फाइल कर देंगे। और ये एक दिन का काम होता है, तो एवरीडे आपको पता होता है। बहुत ज्यादा इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई समारोह हो रहा है, कोई एक इवेंट हुआ है, तो आप वहां जाके आसानी से कवर कर सकते हैं। जो आप रिपोर्टर की असली मेहनत जो होती है वो होती है अपनी खबर, एक्सक्लूसिव खबर तैयार करने में, जिसके लिए उसको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने सोर्सेज से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है आजकल बड़ा, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा फैंसी वर्ड है डेटा जर्नलिज्म। तो डेटा जर्नलिज्म यानी कि तमाम आंकड़ों के बीच में से खबरें ढूंढ के लेके आना, जहाँ पे बहुत स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन है, बहुत सारा नंबर्स हैं, बहुत ग्राफ्स हैं, और उनके बीच में से आप कोई खबर लेकर आए। तो ये जो है अपनी खबरें निकालना, ये एक रिपोर्टर की स्ट्रेंथ है। तो जब आप फील्ड पे जाते हो और इस तरह की स्टोरीज डेवलप करते हो, कई बार उसमें 1 दिन लगता है, कई बार उसमें 2 दिन लगते हैं, कई बार किसी स्टोरी पे रिपोर्टर्स महीना भर भी काम करते हैं, और फिर जब वो तैयार हो जाती है तो फिर उसको वो न्यूज रूम को देते हैं। हम विजुअल्स और कंटेंट के बारे में बात कर चुके हैं। जब रिपोर्टर फील्ड से आता है तो वो विजुअल्स को डंप करना कहते हैं, कई जगह पर उसको डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग यानी कि कैमरा या जो भी आपका कह लीजिए डिवाइस है, चाहे वो मेमोरी कार्ड है, आजकल ये अगर आप फोन के थ्रू कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो सारा विजुअल जो है आपके सिस्टम में, जो टेलीविजन का सिस्टम है, उसमें ट्रांसफर करना। एडिटोरियल प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में तैयार किया जाता है रन ऑर्डर,
कि कौन सी खबर जो है वो किस जगह प्लेस होगी, कौन सी पहले जाएगी, फिर दूसरी कौन सी होगी, अगर लाइव है तो वो कहाँ प्लेस होगा। तो ये सारी चीजें तैयार होती हैं, हेडलाइंस तैयार की जाती हैं, एंकर स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। सुरेश सर बता रहे थे पहले अखबार होते थे, एक पेपर पे कुछ जो जितनी भी एंकर लिंक्स होती थी वो पेपर पे हाथ से लिखी जाती थी। तो जब हम लोग मैंने भी जब कुछ समय तक शुरुआती दौर में जब मैंने एंकरिंग किया तो मैं अपना एंकर लिंक हाथ से लिखती थी पेपर पे, और वो काफी एक बंच ऑफ पेपर हो जाता था। तो जब हम उसको पढ़ते थे तो कैमरा जो होता था वो हमारे ऊपर लगा होता था, जस्ट हम जहाँ बैठे हैं बिल्कुल टेबल के ऊपर एक कैमरा होता था जो उल्टा होता था, जिसका लेंस नीचे की तरफ होता था, और उस लेंस से उन कागजों का इमेज कैप्चर किया जाता था, और उस कैमरे का आउटपुट हमारे सामने एक जो मॉनिटर लगा होता था उसमें होता था। तो जो उल्टा कैमरा लटका हुआ है उससे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका एक इमेज कैप्चर होता था, और उन स्क्रिप्ट्स का आउटपुट हमको सामने मॉनिटर पे नजर आता था। यहाँ एंकर अपने हाथ से कागज को सरकाते चले जाते थे और वो खबरें पढ़ते चले जाते थे। फिर बाद में टेलीप्रॉम्प्टर आया, टेलीप्रॉम्प्टर के आने से चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, और फिर न्यूज ब्रॉडकास्ट करती जाती है। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं। साकेत सर, मुझे आप समय का थोड़ा बता दीजिएगा तो मैं उस हिसाब से। और मैम समय बहुत अधिक तो नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करके चलें, 2-4 क्वेश्चंस भी बच्चों के हम लोग आमंत्रित करेंगे। ठीक है। सो 4-5-4-10 तक हम समाप्त करते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं, बस इतना सब जी। सो एंकर लीड, इम्पोर्टेंट टर्म्स टेलीविजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एंकर लीड जो वो पोर्शन जो एंकर ऑन स्क्रीन पढ़ते हैं, बाइट जो आप देखते हैं रिपोर्टर किसी से बात करते हैं और वो जो कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके और फिर आपके न्यूज में आप लगाते हैं, उसको बाइट कहा जाता है। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट का वो हिस्सा जो प्री रिकॉर्डेड होता है, जब आप उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि विजुअल चल रहे हो, पीछे से आवाज सुनाई दे रही है, वो वॉइस ओवर कहलाता है। P2C या पीस टू कैमरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो गया है आज के दौर में न्यूज का, क्योंकि इससे बड़ी आसानी हो जाती है, इससे एडिटिंग का समय बहुत बच जाता है। पीस टू कैमरा यदि रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया है तो वो अपनी स्क्रिप्ट को छोटा कर सकते हैं, स्क्रिप्ट छोटी होते ही अपने आप जो एडिटिंग का जो समय है वो बच जाता है। टिकर एंड स्क्रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए हैं आजकल न्यूज में, क्योंकि जो खबर आप स्क्रीन पे आपको एंकर दे रहा है उसके अलावा 3 खबरें आप और देख रहे हैं जो कि नीचे बैंड में दिखाई देती हैं, आपको कुछ ब्रेकिंग नजर आती है। तो जो नीचे आप देखते हैं बैंड मेन स्क्रीन के नीचे वो टिकर होता है, मैं कुछ इमेजेस पे दिखाऊंगी आपको। और एक आपने और एलिमेंट देखा होगा जो लगातार चलता रहता है मूविंग, उसको स्क्रॉल कहा जाता है। एल बैंड स्क्रीन का डिविजन होता है, तो उस डिविजन पे आजकल एल बैंड या आई बैंड पे स्पॉन्सर्स के एडवर्टीजमेंट्स भी नजर आते हैं, और कई बार आपने चुनावों के दौरान देखा होगा जब चुनाव का कवरेज होता है तो उन एल बैंड या आई बैंड पर जो नतीजे आते रहते हैं लगातार वो भी अपडेट कर दिए जाते हैं। स्प्लिट विंडो, जब एक स्क्रीन को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको एक इमेज बताई थी डिबेट शो की, उसमें एक स्क्रीन को कई हिस्सों में बांट दिया, हर हिस्से में कोई ना कोई एक व्यक्ति नजर आ रहा है, उसको स्प्लिट विंडो या स्प्लिट स्क्रीन भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि सुपर्स कहा जाता है, जब आप किसी व्यक्ति का कोई बाइट देख रहे हैं या कोई एंकर है तो उसके नीचे जब वो नाम नजर आता है, कौन है वो व्यक्ति वो नजर आता है, यानी जिसको हम अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहें तो वो नेम प्लेट की तरह, तो वो उसको हम सुपर कहते हैं। फोन इन या फोनो, ये बड़े काम की चीज है इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टर के पास में वो सुविधा नहीं है कि वो वीडियो ले सके और उसको रिकॉर्ड कर सके, या कई ऐसी जगह पर है जहाँ पे वीडियोस नहीं लिए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड है वीडियो लेना। तो ऐसे समय में रिपोर्टर ये जो उसको आंखों देखा हाल जो है वो बता सकते हैं, डायरेक्टली ड्यूरिंग द बुलेटिन वो कनेक्ट करके रिपोर्टर अपने एंकर के जरिए ऑडियंस तक वहाँ की जो ताज़ा जानकारी है वो पहुँचा सकते हैं। बहुत क्विक होता है, अक्सर आपने देखा होगा यदि कोई बड़ा हादसा हुआ है तो वहाँ पर इससे पहले कि वो विजुअल्स आए
जो रिपोर्टर है वो फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो बड़ा आसान होता है, खबरों को बड़ी जल्दी से पहुंचा सकता है। रन ऑर्डर एक टर्म है जो कि आप जानते ही हैं, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी हम श्योर आप सब जानते होंगे। स्टोरी स्लग एक टर्म है जो कि एक टेक्निकल टर्म है और इसका पर्पस भी थोड़ा सा टेक्निकल है। जब रन ऑर्डर तैयार किया जाता है तो आप हर स्टोरी को पूरे हेडलाइन के रूप में नहीं लिख सकते हो, तो उस स्टोरी को एक नाम देने के लिए, एक छोटा नाम देने के लिए एक कैप्शन की तरह तैयार किया जाता है, जिसे स्टोरी स्लग कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप अपना कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम पे, तो उसको एक आप नाम देते हैं। वो नाम ऐसा होता है, उसको आप थोड़ा सोच के देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यदि मैं कभी इसको सर्च करूं तो ये तुरंत निकल के आए। तो वो नाम स्टोरी स्लग भी वैसा ही होता है, जो उस स्टोरी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता है बड़ी क्लियरली। मान लीजिए एक कोई इवेंट हुआ है जहाँ पे लगातार आपको पता है पूरे दिन खबरें आएंगी, जैसे मान लीजिए बजट है, अब बजट की खबरें पूरा दिन आती रहेंगी, या यदि कोई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हादसा हो गया है कहीं पे, तो उसकी खबरें पूरा दिन आती रहेंगी। वो खबरें आपस में मिक्स ना हो जाए, और जब शाम को यदि हम कोई एक बुलेटिन बनाने बैठे, कोई पैकेज बनाने बैठे, तो वो सारी खबरें एक साथ हमको मिल जाए। उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप स्टोरी स्लग दें। स्टोरी स्लग की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी टेक्निकल होती है, आपको मैं रन ऑर्डर में जब मैं होगा तो बताऊंगी। न्यूज के एलिमेंट्स को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। विजुअल पर हमने बात की है, टेक्स्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, और आजकल जैसे मैंने बताया नया एडिशन है, स्क्रीन टेक्स्ट भी होता है। तो स्क्रीन पर आपके क्या नजर आएगा वो भी आपको लिखना है। बाइट्स हैं, एसओटी साउंड ऑन टेप कहा जाता है इसको। तो आपने जब किसी विजुअल को रिकॉर्ड किया है तो उस विजुअल के साथ में फील्ड से ही कोई एक साउंड भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको आप यदि जरूरत नहीं है तो एडिटिंग के समय आप उसको निकाल देते हैं। कई बार वो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो साउंड आपकी स्टोरी को एक नई वैल्यू ऐड करता है, तो वो आप रख भी लेते हैं। तो उसको एम्बिएंट साउंड कहा जाता है, यानी जो आपके आसपास के वातावरण का जो साउंड आपके विजुअल के साथ में रिकॉर्ड हुआ है, आमतौर पे उसको हटा देते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ी तो वहां पर वो कुछ स्टोरीज में इसको रख भी लेते हैं। ये वो कुछ इमेजेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। जो पहली इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, टिकर भी है, और जो एंकर कह रही हैं उसकी जानकारी इस स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये एल बैंड है, जो जहाँ पे आपको एक क्रिकेटर का इमेज नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा एक एल बैंड है जहाँ पे कई बार एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। एल मतलब एल के शेप में स्क्रीन को कट कर दिया जाता है। नीचे की तरफ जो एक खाली स्क्रीन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, स्पेशल रिपोर्ट, और ये जो ब्लू बैंड दिख रहा है यहाँ पे आपको टिकर या स्क्रॉल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी इमेज जो आप देख रहे हैं, द न्यूज आवर, ये है स्प्लिट स्क्रीन या स्प्लिट विंडो का एक एग्जाम्पल। इनमें से कुछ लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट की 3 इमेजेस जो है वो स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं, तो ये स्प्लिट स्क्रीन का एग्जाम्पल है, यानी कि 4 कैमरा यहाँ पर आप देख के लगा सकते हैं अंदाजा, 4 से 5 कैमरा स्टूडियो में लगे हुए हैं, और उन सब कैमरों का आउटपुट जो है वो अलग अलग दिया जा रहा है, उसको मिक्स नहीं किया जा रहा है। मल्टी कैम सेटअप के कारण ये इस तरह से यहाँ संभव हुआ। बाइट की है, सुपर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे नाम दिया है, एक व्यक्ति जो बाइट दे रहा है और उसके साथ में उसका नाम दिया है, उसका डेजिग्नेशन दिया है। दाएं तरफ आप देख सकते हैं BBC जहाँ पर लिखा हुआ है, ये P2C का उदाहरण है। P2 जो जर्नलिस्ट है वो कैमरा के सामने और अलग अलग मुख्तलिफ भी अलग अलग होता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर फोनो का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो रिपोर्टर है, नीचे की तरफ जहाँ आपको बड़े सारे नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ टेक्स्ट, ये रन ऑर्डर का एक इमेज है, एक सैंपल इमेज है। रन ऑर्डर इस तरह से तैयार किया जाता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हर न्यूज चैनल अपना एक अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है रन ऑर्डर तैयार करने के लिए।
यहाँ पर इन टाइम है, आउट टाइम लिखा हुआ है, क्या फॉर्मेट होगा वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोविड फॉर्मेट है, पैकेज फॉर्मेट है, बीओ फॉर्मेट है, इंटरव्यू फॉर्मेट है। तो इस तरह से ये जो रन ऑर्डर है वो तैयार किया जाता है। जल्दी से फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। टेलीविजन न्यूज को अलग अलग फॉर्मेट्स में पैकेजिंग स्टाइल यानी कि कितने तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि कॉम्बिनेशन है विजुअल, बाइट और स्क्रिप्ट को कैसे कंबाइन किया जाए, किस तरह से मिलाया जुला जाए कि वो अप्रोप्रिएटली तैयार हो जाए। पहला फॉर्मेट है ड्राई फॉर्मेट तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई विजुअल नहीं है, सिर्फ कोई खबर आई है, तो बिना विजुअल की जो भी खबर दी जाती है तो उसको ड्राई फॉर्मेट की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि आजकल इसके साथ में ग्राफिक्स भी जोड़ दिए जाते हैं, तो उतना ड्राई नहीं रहता है जैसा ट्रेडिशनली हुआ करता था, क्योंकि पहले तो एंकर पढ़ते थे। लेकिन आजकल ड्राई खबर उसी को मानते हैं जहाँ पे आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिली है, एक एंकर को इंफॉर्मेशन है, उसके साथ में कोई विजुअल नहीं है, वो खबर ड्राई होगी। एंकर विजुअल एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे एंकर जो है, न्यूज एंकर, वो स्टोरी पढ़ रहे हैं और साथ में विजुअल नजर आ रहे हैं। तो आवाज जो आपको सुनाई दे रही है वो तो न्यूज एंकर की सुनाई दे रही है, स्क्रीन पर विजुअल आपको नजर आ रहे हैं। एंकर विजुअल बाइट, इसमें बाइट और ऐड कर दिया गया, तो एंकर अपनी खबर पढ़ रहे हैं, साथ में विजुअल नजर आ रहे हैं, और जैसे ही विजुअल खत्म हुआ उसके बाद में जो भी रेलेवेंट पर्सन है उनका बाइट आ जाता है। तो ये एंकर विजुअल बाइट फॉर्मेट आता है। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जहाँ पे विजुअल की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो वो एंकर बाइट फॉर्मेट में चले जाते हैं। जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, खासकर पर पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड स्टोरीज बहुत होती है, तो एंकर बाइट फॉर्मेट उन स्टोरीज के लिए फॉलो किया जाता है। पैकेज फॉर्मेट है, आप जो ये इमेज है साथ में उसको देख सकते हैं। पैकेज फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें आप सारा कुछ डाल देते हैं, उसमें आप वॉइस ओवर भी डालेंगे, उसमें बाइट भी डालेंगे, उसमें आप P2C भी डाल सकते हैं। तो ये मिला जुला फॉर्मेट होता है जिसमें जो कंप्लीट फॉर्मेट होता है, सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल लाइव भी कनेक्ट होता है, लाइव पंचिंग हो जाता है बुलेटिन में। अगर रिपोर्ट आपकी स्टोरी को स्टूडियो तक आने में समय लगेगा और रिपोर्टर फील्ड से अगर लाइव कर सकते हैं, आजकल फोन्स भी हो गए हैं, तो उसके जरिए आप सीधा लाइव कनेक्ट कर सकते हो। और वॉक्स पॉप यानी कि आपने कई जगह, आई एम श्योर आप ने देखा होगा कि रिपोर्टर्स अलग अलग लोगों से बात करते हैं किसी मुद्दे पर उनकी राय जानने के लिए, या उन पर उनके बारे उन अलग अलग इश्यूज पर उनके इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये वॉक्स पॉप की कैटेगरी में आता है। इसको आप वॉक थ्रू की तरह से भी देख सकते हैं। तो वॉक थ्रू भी ऐसा ही है, आप किसी इवेंट में गए हैं, वहां पे आपने स्टोरी बनाने के बजाय एक छोटी सी P2C दी। शुरुआत में आप कहाँ हैं, इवेंट पे इंफॉर्मेशन दिया, और फिर अलग अलग लोगों से आपने बात कर ली, और बात करने के बाद में आखिर में आपने उसको P2C के बतौर कंक्लूड कर दिया। तो ये फॉर्मेट्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि न्यूज किस फॉर्मेट में न्यूज जाएगी। तो सबसे पहली बात कि आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप चाहते हो कि इसका हम बहुत अच्छा लेंदी फॉर्मेट बनाएं, लेकिन आपके पास में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का समय नहीं है। आपका बुलेटिन तुरंत जाने वाला है, आपका कवरेज खत्म हुआ है और 12 बजे का बुलेटिन है, तो आपके पास में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन समय नहीं है उसको प्रोसेस करने का। तो ऐसे में आप उसको बहुत सिंपल फॉर्मेट में रखेंगे, चाहे आप उसको लाइव कर सकते हैं या आप एंकर विजुअल बाइट फॉर्मेट में रख सकते हैं या एंकर विजुअल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अर्जेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी जाना जरूरी है। आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है लेकिन उसको तुरंत ब्रॉडकास्ट होना जरूरी है, तो उसमें आप फिर फॉर्मेट की चिंता नहीं करते हैं, आप तुरंत ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को आप डाल दीजिए, चाहे वो ड्राई में ही क्यों ना जाए, फिर भले ही बाद में आप उस पर काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको लगता है, जैसे मान लीजिए अभी इन दिनों बड़ा चल रहा है कि कोविड के लिए टीकाकरण करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आपको ये लोगों को बताना है कि प्रोसेस क्या होगा, होगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को देने का पर्पस ये है कि लोग उस पूरी को याद रखें और उसको एग्जीक्यूट भी करें। तो होगा, बहुत समय देना पड़ेगा आपको, लेंदी इंफॉर्मेशन पैकेजिंग करनी पड़ेगी ताकि स्क्रीन पर ज्यादा समय तक कोई इंफॉर्मेशन लोग देखें, और जब वो ज्यादा समय तक और डिटेल में देखेंगे तो उनके लिए याद रखना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा।
एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, किसी मुद्दे पर आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी ये तय करेगा कि आप कौन से फॉर्मेट में बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप पैकेज बनाएं लेकिन आपके पास में बाइट नहीं है, या आप चाहते हैं कि आप उस पर बाइट भी ले लेकिन नहीं मिल पा रहा है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप खबर को रोक नहीं सकते हैं, तो आपको जो अवेलेबल है उसी से आगे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये बहुत लंबा विषय है राइटिंग टीवी न्यूज। अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए मैं बड़े क्विकली आपको बता देती हूँ। एंकर